नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, अब हमारा अगला जो बिंदु है अधिगम के चैप्टर का वो है अधिगम वक्र। देखो, अधिगम वक्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है और इससे प्रश्न बनता है हर बार एग्जाम के अंदर। तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे दोस्तों को समझने में इसको दिक्कत आती है और ये नाम से डर जाते हैं कि लर्निंग कर्व क्या होता है या अधिगम वक्र क्या होता है। तो आपको नाम से डरना नहीं है। जब आपको मान सर पढ़ा रहे तो बताइए डरने की कहाँ पर बात आती है। तो अधिगम वक्र को मैं इतना आसानी से आपको समझा दूंगा, जिंदगी भर कभी भूलने वाले नहीं हो आप लोग। और आपका एक प्रश्न एग्जाम में जो आएगा ना वो कभी गलत नहीं होगा। पक्की बात है। ये क्लास आप पूरी ले लीजिएगा, उसके बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक एक चीज़ को समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में एक एक चीज़ फिट बैठ जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, एक से लेकर के लास्ट तक की क्लासेज आपको मिलेंगी यहाँ पे। कंटिन्यूसली आप क्लासेज को लीजिए और अपनी जो शैक्षिक मनोविज्ञान का जो स्किल है इसको डेवलप कीजिए। परीक्षाओं में सभी प्रश्न आप सही कर सकते हो अगर ये कोर्स आप एक बार कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों, अधिगम वक्र की बात कर रहे हैं, मतलब कर्व्स ऑफ लर्निंग। तो अधिगम के वक्रों की बात करें, देखो सिंपल सी भाषा है। ये चीज़ का मतलब समझते हैं पहले हम कि ये जो चीज़ है इसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, क्यों ये नाम दिया गया और क्यों हमारे सिलेबस में इसको ऐड किया गया। अधिगम का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीखना होता है ना, सीखना होता है। और वक्र, वक्र का मतलब हो गया, देखो हम है ना जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कई बार नया ज्ञान हमारे को सीखने को मिलता है, कई बार पुराने ज्ञान को भी हम और बेटर बनाने के लिए कुछ सीखते हैं। तो हमारे जो सीखने की गति होती है ना, ये कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ऐसे कुछ इस तरह से चलती रहती है। जो हमारी सीखने की जो गति है वो यूं चलती रहती है। मतलब हमेशा ज़िंदगी भर एक समान थोड़ी सीखते हैं हम। देखो, जब हम अपनी सीखने की गति के अंदर उतार चढ़ाव जो होता है उसको एक ग्राफ के अंदर अंकित करते हैं। किसमें? एक ग्राफ पेपर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए ये एक ग्राफ पेपर है और आपकी जो सीखने की गति है यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। और इसको आप लोग क्या है ना, ऐसे आपके सीखने की गति है, राइट। तो इसको हमने क्या कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये ग्राफ कैसे बनाया, ये जो लाइन आपने ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनाई ये कैसे बनाई, इसका क्या मतलब है। इसके मतलब ही समझने के लिए हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ हम समझेंगे। अधिगम वक्र कई प्रकार के होते हैं, सभी प्रकारों को देखेंगे तो उनमें अलग अलग शेप बनती है। बालक कैसे सीखते हैं, बड़े कैसे सीखते हैं, सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बीमार हो गए, है ना, आप 10 साल के बच्चे हो, आप बीमार हो गए और 2 महीने तक आप बीमार ही रहे। आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, आपका सीखना बिल्कुल नहीं हुआ। तो जब आप बीमार हुए थे ना दोस्तों, तब तो आपका सीखने का जो स्तर था वो ऐसे बढ़ता जा रहा था। पर आप जैसे ही बीमार हुए और 2-3 महीने तक बीमार हो गए तो आपका ग्राफ क्या हो गया, नीचे आ गया। क्योंकि आपका सीखना जो है वो कम हो गया। भाई सीखने की जो गति है वो धीरे कब होती है, कोई ना कोई कारण होता है तभी होती है। या तो हम सीखने को टाइम नहीं दे रहे या फिर हम सीखना नहीं चाहते, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ग्राफ आपका नीचे आ जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग कई शेयर मार्केट का काम करते होंगे, ठीक है। शेयर मार्केट के बारे में जानते हो, ग्राफ चलता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरह के। वो भी तो एक वक्र ही है, राइट। तो अब फिर आप जैसे आपका मूड बनेगा या आप ठीक हो जाओगे, पढ़ना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपका उठना शुरू हो जाएगा जो ग्राफ है वो, ठीक है ना। इस तरह से ये आकृतियाँ जो बनती हैं हमारे जो सीखने के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसको ग्राफ पेपर पर खींचते हैं। तो जो हमें ग्राफ मिलता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है ना। देखो, हम अपने जीवन में नई बातें सीखते हैं, नए कार्य को सीखते हैं और नए सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कार चलाना सीख रहे हो, है ना, कार चलाना सीख रहे हो, या फिर आप अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हो, या फिर आप कोई चित्र बनाना सीख रहे हो, ठीक है। मैंने क्या कहा था, 7-8 साल के बच्चे बन करके रहना जब तक मेरे से पढ़ो तब तक। तो आप ये काम सीख रहे हो, मान लीजिए 10 साल का, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप अपने कोडिंग एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग फिट कर सकते हो एज को। लेकिन हमारी इन सबको सीखने की गति क्या शुरुआत में जो होती है, क्या वो भी लास्ट में भी वही होती है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब आप कार चलाना सीख रहे हो तो आपके जो सीखने की गति है, कार चलाना सीखना शुरू किया आपने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो जब आपने पहले दिन कार चलाना शुरू किया ना, सीखना शुरू किया, तो उस दिन जो आपकी गति थी और जो आप परफेक्टली सीख चुके हो, लगभग 1 महीने या 2 महीने आपको हो चुके हैं, तो क्या तब भी आपकी वही गति रहेगी कार चलाने की? ऑब्वियसली बात है नहीं, है ना। तो ये क्यों हुआ? देखो, जब हम किसी चीज़ को सीखने की शुरुआत करते हैं ना तो हम बहुत धीरे गति से सीखते हैं
और जितना धीरे गति से धीमी गति से हम सीखेंगे ना भाई, कार को जितना धीरे हम चलाएंगे ना शुरुआत में, उतना ज़्यादा और कम समय में सीखेंगे हम लोग। ठीक है, ज़्यादा हमें नॉलेज हो जाएगा चलाने का और कम समय लगेगा हमें सीखने के अंदर। अब जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे ना, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, काफ़ी चीज़ों का नॉलेज हो गया हमारे को, अपने आप अपन गियर डालने लग गए, क्लिच लगाने लग गए, रेस देने लग गए, जो आपका स्टीयरिंग है उसको आप ठीक से मैनेज करने लग गए हो। 8-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन आपकी जो सीखने की गति है ना उसमें क्या होगा, इजाफा होगा। लेकिन कई बार क्या होगा, उसके अंदर आपको मान लीजिए आपने कार चला ली 1 महीने तक और छोड़ दिया आपने 3-4 महीने तक नहीं चलाई फिर। ठीक है, तो आपको क्या है ना, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर से आप दोबारा से कार चलाओगे तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। एक तो रूटीन बन रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, लगातार पढ़ाई करते जा रहे हो और बीच में एक समय ऐसा आया जिसमें आपकी 15 दिन तक पढ़ाई छूट गई, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए 15 दिन में। अब जो आप पहले पढ़े हुए थे ना उसका रिवीजन भी नहीं कर पाए हो, तो अब आपको क्या है, अब आप दोबारा से पढ़ने बैठोगे ना उन्हीं चीज़ों को, तो आप कहोगे यार मैं तो भूल गया है सब चीज़ें, अरे कहाँ गई। तो वही है, आपके सीखने की जो गति है वो नीचे आ गई। अब फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तो फिर से आपका ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। समझ रहे हो, यही चीज़ है। तो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक हमारी सीखने की गति एक समान नहीं होती, कभी तेज़ होती है तो कभी धीरे होती है। यदि हम अपनी सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो क्या बन जाएगी, एक वक्र रेखा बन जाएगी दोस्तों, और इसी को सीखने का वक्र कहते हैं, या अधिगम वक्र कहते हैं, लर्निंग कर्व कहते हैं। राइट, देखो वैसे तो अधिगम वक्र एक मेथड है, एक पद्धति है जिसके द्वारा अधिगम के रूप, अधिगम का जो आकार होता है, अधिगम की जो मात्रा होती है, ये सब प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो अधिगम वक्र में अधिगम जो वक्र है ये सीखने में होने वाली जो उन्नति है या अवनति है, मतलब उतार और चढ़ाव, इनको व्यक्त करता है। अब अधिगम वक्र शब्द का मतलब हमें समझ में आ गया होगा, सब चीज़ें बहुत बढ़िया ढंग से। अब चलो चलते हैं, अपने जो फैक्ट्स हैं कुछ इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो अधिगम वक्र की खोज के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने अधिगम वक्र की खोज करी थी। तो ब्रियान और हार्टर ने अधिगम वक्र की खोज करी थी। तो इन दो व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, कौन कौन, ब्रियान और हार्टर। इसके बाद में यदि हम अपनी सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो वो एक वक्र रेखा बन जाएगी, उसी को क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, ओके। अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय को जिस संबंधन बिंदु पर रेखांकित करके दर्शाया जाता है उसी को अधिगम वक्र कहा जाता है। अब समझो, आप ग्राफ के माध्यम से समझेंगे इस चीज को अपन। देखो अधिगम की जो मात्रा है और अधिगम में जो समय लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम एक संबंधन बिंदु पर रेखांकित करके दर्शाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे हमारे को 2 रेखाएं लेकर के आनी है। एक तो अधिगम की मात्रा, आप लोग कितना सीख रहे हो तो उसका एक रेखा ऐसे आएगी, यहाँ पे संबंधन बिंदु हो गया। और उसके बाद में अधिगम में जो समय लग रहा है तो समय का एक उतार चढ़ाव यह आ जाएगा, दूसरी रेखा। इस तरह से अलग अलग रेखाओं के माध्यम से भी हम लोग अलग अलग चीज़ों को दर्शा सकते हैं एक ही ग्राफ के अंदर। ग्राफ बनाना तो सीखा होगा 10th क्लास में, तो कम से कम मैथ्स में अपन ने देखा था, एडवांस मैथ्स तो अपन पढ़ते थे उसमें। ठीक है, ओके। अधिगम का वक्र सीखने में होने वाली उन्नति को व्यक्त करता है। उन्नति या अवनति, कुछ भी मान लीजिए, अवनति और उन्नति दोनों करेंगे, उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में एक डेफिनेशन है जो आपको अधिगम वक्र से संबंधित याद रखनी है। किसकी डेफिनेशन है, गेट्स व अन्य की डेफिनेशन है। ये क्या कहते हैं भाई साहब, ये भाई साहब कहते हैं कि जो सीखना है या अधिगम है, इसके वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा है ना, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। समझ में आई बात को, क्या कह रहे हैं, सीखने के जो वक्र हैं, जो अलग अलग प्रकार के वक्र बनेंगे, वो अभ्यास के द्वारा सीखने की मात्रा, जो हमारा अभ्यास हम करते हैं तो उसमें सीखने की जो मात्रा है, गति है और उन्नति है, इसकी सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ऐसा कौन कहते हैं, गेट्स वान्य कहते हैं। तो परिभाषा इनकी आप याद रखना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन अधिगम वक्र में उतार चढ़ाव की। अधिगम वक्र में जो उतार और चढ़ाव होता है, ये चढ़ाव हो गया, ये उतार हो गया, ये चढ़ाव हो गया, ये उतार हो गया, इस तरह का जो उतार चढ़ाव होता है ना अधिगम वक्र में, मतलब सीखने की गति धीमी तेज, धीमी तेज, धीमी तेज, इस तरह से। ठीक, सामान्यतः अधिगम वक्र जो है एक समान नहीं होते हैं, ठीक है, अपितु उनमें उतार चढ़ाव मुख्य रूप से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण आते हैं। जो अधिगम को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, आपको मैंने समझा रखे हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक सारे मैंने पढ़ा दिया आपको। अरे अधिगम के प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में अपन ने बांटा था। एक तो कौन से, व्यक्तिगत कारक, इंडिविजुअल,
और एक थे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारक। ठीक है, पर्यावरणीय जो कारक थे और व्यक्तिगत कारक थे, इनमें व्यक्तिगत कारकों में हमने देखा था शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ये सर्वाधिक इफेक्ट करेगा आपका जो अधिगम वक्र है ना, लर्निंग कर्व को। आयु, परिपक्वता, रुचि, प्रेरणा, तत्परता, इच्छा शक्ति, संवेदना, थकान, है ना, जो हमारी बुद्धि की योग्यताएं हैं वो चीज़ें। और जो पर्यावरणीय कारक हैं उनमें जैसे पर्यावरण हो गया, संसाधन, परिवार, पड़ोस, समुदाय, जाति, धर्म, सामाजिक संपर्क, ये सारे पर्यावरणीय कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनकी वजह से अधिगम के जो सीखने की प्रक्रिया है या अधिगम वक्र है, इसके अंदर उतार चढ़ाव आता है। समझ गए? ओके, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे जैसे कुछ कारक हैं, इनमें उत्तेजना हो गई, संतुलन। ठीक है भाई, कई बार हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो इस वजह से हमारी जो सीखने की गति है उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है। तत्परता, हम सीखने के प्रति कितने तत्पर हैं, है ना। अगर अच्छी तरह से तत्पर हैं तो हमारा जो सीखने का जो वक्र है ना, अधिगम का वक्र, वो हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा इस तरह से। लेकिन अगर आप में थकान है तो आपकी सीखने की जो गति ऊपर जा रही थी वो नीचे आ सकती है, इस तरह से हो सकता है। अभ्यास के माध्यम से आप अधिगम वक्र के अंदर गति ला सकते हो, मतलब जो आपकी सीखने की प्रक्रिया है उसमें गति ला सकते हो, ज़्यादा सीख सकते हो। प्रोत्साहन है, अगर आपको प्रोत्साहन मिलता है किसी बड़ों से, स्कूल के टीचर से या फिर किसी और से, आपके साथी से, तो भी आपका अधिगम वक्र थोड़ा ऊपर ही जाएगा। तो ये कुछ कारक हैं जो अधिगम वक्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सिंपली सीधे सीधे 6 कारक मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बताए, इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनता है, ज़्यादा वैल्यू है इन 6 कारकों में। आपको ऑप्शन में ये 6 कारक दे सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये 6 कारक मैं आपको स्पेशली यहाँ पर लिख करके बता दूँ। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। अपन आगे हम बात करें अगर, तो वक्र जो होता है ना, वक्र के अंदर 2 टाइप होते हैं, एक्स और वाई, है ना। तो एक्स तो जो होता है ना, एक्स वक्र, ये तो प्रयास, अभ्यास और समय की जो मात्रा होती है, इकाई होती है, उसको दर्शाता है। भाई मान लीजिए ये एक ग्राफ है अपने पास में, तो एक तरफ अपन ने एक्स रख दिया और एक तरफ अपन ने वाई रख दिया, राइट, इस तरह से। तो एक ग्राफ ऐसे जाएगा, एक ग्राफ ऐसे जाएगा। तो एक तो एक्स तो जो है ना, प्रयास, अभ्यास और समय की मात्रा और इकाई को दर्शाता है, ये वाला तो ठीक है। और वाई जो है ये शिक्षण की डिग्री को दर्शाता है कि कितनी आप अचीवमेंट हासिल कर रहे हो, जो सीख रहे हो ना यहाँ पे, वो कितना इफेक्टिव है, आप अच्छे नंबर ला भी रहे हो कि नहीं ला रहे, आप फर्स्ट आ भी रहे हो कि नहीं आ रहे, या फिर आप व्यर्थ में ही सीख रहे हो। तो एक लाइन ये चलती है। तो इस तरह से वक्र के अंदर एक्स और वाई 2 पॉइंट होते हैं, इनको आप ध्यान रखोगे। एक्स किसके बारे में बताता है? एक्स बताता है प्रयास, अभ्यास, समय की मात्रा और इकाई के बारे में। और वाई किसके बारे में बताता है? शिक्षण की जो डिग्री होती है आपकी, कि आपने कितना अचीवमेंट हासिल किया, पिछली क्लास में कितने नंबर आपने लाए, या फिर जो आपके टेस्ट लग रहे हैं उनमें कितने आप मार्क्स लेकर के आ रहे हो। तो ये सब चीज़ें डिग्री जो होती है शिक्षण की, वो दर्शाता है वाई। राइट, ओके, आगे चलते हैं। अधिगम वक्र में 3 प्रमुख तत्व होते हैं दोस्तों। अब 3 प्रमुख तत्वों के अंदर अगर हम बात करें, प्रारंभिक भाग है एक, तो एक अधिगम की मंद गति है और एक अधिगम की तीव्र गति है। एक तो तीव्र गति होगी और एक मंद गति होगी। भाई अधिगम कैसे होता है? या तो बहुत धीरे धीरे होगा, या तेज होगा, या सामान्य रूप से होगा। ठीक है, या प्रारंभिक भाग जो है, मतलब शुरुआत में तो सामान्य रूप से होता है, तो वो ये हो गया। तो अधिगम वक्र के 3 प्रमुख तत्व बताए गए हैं, प्रारंभिक, अधिगम की मंद गति और अधिगम की तीव्र गति। अगर हम अधिगम की इनिशियल स्टेज के बारे में बात करें, मतलब जो प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल स्टेज या फिर इनिशियल लेवल की बात करें, तो देखो इसमें क्या होता है ना, सकारात्मक अधिगम वक्रों में प्रारंभिक स्तर जो होता है वो 0 या फिर कम होता है, या तो 0 होगा या फिर कम होगा। अब जो वक्र रेखा होगी ना, उसमें कोई विशेष उन्नति हमारे को देखने को नहीं मिलती है, वो ऐसे ही चलता है। राइट, ये प्रारंभिक अवस्था की बात करें, इनिशियल स्टेज पे बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो जैसे हम बच्चे की जो प्रारंभिक अवस्था होती है सीखने के लिए, या फिर बड़ों की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, कोई चीज़ आप सीख रहे हो उसके लिए, तो हो सकता है या तो आपको सामने वाला सिखा रहा हो, वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर उस वातावरण में आप फिट नहीं बैठ रहे हो, समायोजन ही आपका नहीं हो पा रहा है। तो ये इसका मुख्य कारण होता है कि इसके अंदर आपको वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। जब अधिगमकर्ता से अधिगम के लिए तैयार होता है ना, अधिगमकर्ता मतलब सीखने के लिए पहले से तैयार होता है। जैसे आप मेरी क्लास लेने आते हो तो आपको इंतजार रहता है कि सर की क्लास कब आएगी, राइट, तो आपको इंतजार रहता है। इसका मतलब क्या है, आप लोग सीखने के लिए तैयार हो, आप लोग पहले से अधिगम करने के लिए तैयार हो, तो आपकी जो प्रारंभिक स्तर है उसमें शीघ्रता दिखाई देगी।
गेट्स जो है उसने यहाँ पर कहा था कि सीखने की जो प्रारंभिक गति होती है वो बहुधा तीव्र होती है, पर इसको किसी भी दशा में सीखने की सार्वभौमिक विशेषता नहीं कहा जा सकता। इस तरह से उन्होंने कुछ बात कही थी। ठीक, उसके बाद में आता है दोस्तों अपना अधिगम की मंद गति, या फिर आप इसको कहते हो मध्य अवस्था कह सकते हो, मिडिल स्टेज कह सकते हो। देखो जैसे जैसे व्यक्ति कार्य का अभ्यास करता जाता है ना, वैसे वैसे वो सीखने में उन्नति करता जाता है, पर उसकी उन्नति का रूप से ना वो स्थायी नहीं होता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, क्या नहीं होता, स्थायी नहीं होता है। ठीक है, कभी वो उन्नति करेगा तो कभी अवनति भी होगी। अधिकांश वक्र रेखाओं के मध्य स्तर और जो अधिगम है उसके अंदर तीव्र गति का आपको बोध होगा, कभी आपको मंद गति का बोध होगा। ये कई चीज़ें इसमें क्या होता है ना, कई बार तो गति ऊपर हो जाती है, कई बार नीचे हो जाती है, कई बार ऊपर कई बार नीचे, कई बार मतलब एकदम से उठना एकदम से नीचे गिरना, इस तरह से। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि अधिगम की जो मंद गति है या फिर जो मध्य अवस्था है, उसमें अगर देखा जाए तो जो मध्य अवस्था है, अधिगम की मध्य अवस्था मान लीजिए आप लोग, ठीक है, मिडिल स्टेज, ठीक है। मिडिल स्टेज की अगर बात करी जाए तो इसमें कई कारण होते हैं। सीखने की क्रिया में नीचे जो जाती है ना, ग्राफ नीचे जा रहा है, उसके कारण बताए गए हैं। क्या कारण हो सकता है, एक तो बच्चे के सिर दर्द हो सकता है, ये कारण हो सकता है। एक लापरवाही, आप सीखने के प्रति लापरवाही बरत रहे हो, या फिर आप कोई रात्रि जागरण के अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो आप स्कूल में भी नहीं सीख पाओगे। रात्रि जागरण मतलब समझ रहे हो, या तो आप शादी ब्याह के अंदर रात्रि जागरण में आजकल कौन जाता है, या तो पार्टियों में जाओगे तुम लोग, बर्थडे पार्टियों में जाओगे, या फिर आप कहीं कोई शादी में जाओगे, वहाँ पर रात्रि जागरण करोगे खुद का। या फिर हो सकता है आपके एनर्जी लेवल डाउन हो, आपका मतलब आपके शक्ति का अभाव हो सकता है, आपका जो ध्यान है पढ़ाई में नहीं हो सकता है, कई बार हो सकता है आपका ध्यान विचलित हो जाए, या फिर आवश्यकता से ज़्यादा आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो, तो तब भी आदमी मात खा जाता है। तब क्या होता है ना, ये जो वक्र होता है ये नीचे गिरता है। एक होती है अंतिम अवस्था, क्या होती है, अंतिम अवस्था या फिर फाइनल स्टेज। देखो जैसे जैसे सीखने की अंतिम अवस्था आती जाती है ना, वैसे वैसे सीखने की गति भी धीरे होती जाती है। अंत में एक अवस्था ऐसी आती है जब व्यक्ति जो होता है सीखने की सीमा पर पहुंच जाता है, तो यही अंतिम स्टेज मानी जाती है इसकी। ठीक है, अब देखो अंतिम जो अवस्था होती है ना, इसमें जो अंतिम अधिगम का वक्र है, अंतिम के अंदर देखें तो 1/3 भाग से अंतिम दशा का वर्णन किया जाता है, टोटल का 1/3 भाग से, मतलब ये टोटल अधिगम का वक्र है मान लीजिए। ठीक है, और अब अंतिम अवस्था जो है आपकी यहाँ तक, मतलब एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, मतलब 33% आप मान लीजिए। इससे अंतिम अवस्था का डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, अब अंतिम स्तर में जो वक्र रेखा है ना, आपको उठती हुई भी दिखाई दे सकती है, आपको स्थिर भी दिखाई दे सकती है, और आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगी, या तो उड़ती हुई दिखाई देगी या स्थिर दिखाई देगी। ये अंतिम अवस्था होती है। ठीक है, लास्ट स्टेज। आगे दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अधिगम वक्र के 4 प्रकार हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 प्रकारों को देखेंगे, अधिगम वक्र के 4 प्रकार। पहला प्रकार है सरल रेखीय अधिगम वक्र। ठीक है, सरल रेखीय अधिगम वक्र। दूसरा है नतोदर वक्र, तीसरा है उन्तोदर वक्र, और चौथा है मिश्रित वक्र या अवग्रहास वक्र। मतलब ये मिक्स्ड है, इन सब का मिक्स्ड होता है, ये वाला लास्ट वाला जो होता है वो। चलो इनको एक एक को देखते हैं अपन। तो स्ट्रेट लाइन कर्व जो होता है ना, सरल रेखीय अधिगम वक्र, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो अधिगम वक्र है, हालांकि अपन आगे देखेंगे, नोट्स मैंने बना रखे हैं, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ इनके बारे में सब कुछ। अपन ग्राफ के माध्यम से भी इन चीज़ों को देखने वाले हैं। इस वक्र में क्या होता है ना, ये जो वक्र होता है इसमें सीखने की जो प्रकृति है, सीखने की जो प्रकृति वो लगातार बढ़ते हुए व्यक्त की जाती है, बढ़ते हुए क्रम में, और ये बहुत ही कम दशाओं में पाया जाता है। ठीक है, मतलब हमेशा किसी व्यक्ति में सीखने की जो गति है केवल बढ़ती ही रहे, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सरल रेखीय वक्र कहेंगे। इसको आप इधर भी ले जा सकते हो, बढ़ने की गति को इधर कर दिया मैंने, इधर से इधर ऐसे। ठीक, चलिए उसके बाद में दूसरा आता है नतोदर वक्र। कनकेव कर्व की बात करें, इसको आप धनात्मक अधिगम वक्र भी कह सकते हो, और धनात्मक उन्नति सूचक वक्र भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के वक्र में क्या होता है ना, जो उन्नति होती है ना, उन्नति वो धीरे धीरे होती है दोस्तों। उन्नति क्या होती है, उन्नति तो होती है
लेकिन फॉर एग्जांपल इस तरह से उन्नति होती है। ऐसे देखिए जो वक्र है ये बहुत धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। जब सीखने की गति प्रारंभिक काल में धीमी रहती है और बाद में सीखने की गति में उन्नति होती है। देखो जैसे धीरे धीरे नीचे से उठाया ना मैंने, इस तरह से धीरे धीरे उठ रही है, ठीक है। तो जब वो वक्र बनेगा ना, वो बनेगा नतोदर वक्र। समझ में आई बात आपको? या फिर इस वक्र को आप लोग बना सकते हो कैसे, नीचे से मतलब धीरे धीरे गति हो रही है तो इस तरह से सीखने की गति धीरे धीरे बढ़ती है ना, इस तरह से ये वक्र बनता है, राइट। तो इस प्रकार का जो वक्र बनेगा ना, तो जो प्रगति हो रही है ना वो यहाँ पर हो रही है दोस्तों। प्रगति कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर, ज़्यादा प्रगति यहाँ पर हो रही है। तो इस तरह का कोई वक्र दे देगा आपको और पूछेगा बताइए किस प्रकार का वक्र है ये। क्वेश्चन में ही दे देगा, डायरेक्ट ही चित्र देगा आपको। उसके बाद में एक होता है उन्तोदर वक्र, है ना, कैनवैक्स कर्व या ऋणात्मक अधिगम वक्र भी आप इसको बोल सकते हो। देखो धनात्मक हो गया तो ऋणात्मक भी होगा ना भाई, है ना, नेगेटिव कर्व भी बनेगा एक। तो इस प्रकार के वक्र जो होते हैं ना, इनमें अधिगम की क्रिया में शुरुआत में प्रगति दिखाई देती है। ये जो वक्र बनेगा आपका, इसमें क्या होगा, शुरुआत में तो आपको प्रगति दिखाई देगी, लेकिन एक ऐसी अवस्था आएगी जब बाद में आपको जाकर के आपको इसमें डिले मिलेगा, फिर इस तरह से वापस से उठेगी। तो अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ में उन्नति में यहाँ पर इजाफा देखने को मिल सकता है। अभ्यास नहीं करोगे तो यहाँ पर सीखने का पठार हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है सीखने के पठार का भी रोल होता है। सीखने का पठार हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ओके। और अंत में वक्र क्या होता है, एक सीधी रेखा या फिर पठार के रूप में हो जाता है, जो ये बताता है कि अब अभ्यास के फलस्वरूप अधिक उन्नति संभव नहीं है। पठार का मतलब हो गया कि सीखने की गति जो है वो रुक चुकी है। समझ में आई बात? ओके। मतलब कह सकते हैं कि अधिकतर अधिगम में इसी तरह के वक्र प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं दोस्तों लास्ट में, मिश्रित वक्र या अवग्रहास वक्र। ये मिक्स्ड कर्व है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं अपन, फिर आगे अपन डिटेल में देखते हैं इनको। तो देखो ये जो है ये वास्तव में या तो नतोदर या उन्तोदर दोनों का मिश्रण है। ये नेगेटिव का भी है और पॉजिटिव का भी है, दोनों का क्या है, ये मिश्रण है। तो इस प्रकार के वक्र में शुरुआती जो घंटे होते हैं ना, उनमें गति धीमी रहती है और बाद में तेज हो जाती है, और उसके बाद में धीमी और फिर तेज, इस तरह से होती है। तो ये जो गति बनेगी यहाँ पे, ये जो ग्राफ बनेगा ना वो इस तरह से बनता है, यहाँ पे एस टाइप का कह सकते हो इसको आप, राइट। पता है ये वक्र कब बनता है? ये वक्र जो बनता है आपको क्वेश्चन के अंदर दे दे कि बताइए, देखो ध्यानपूर्वक समझना इस चीज को, ये प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, जितनी मेरे को लग रहा है कि अब की बार तुम्हारे एग्जाम में ये वाला प्रश्न आएगा, पक्की बात है, ठीक है। अधिगम गति धीमी, राइट, ऐसे पूछेगा वो। उसके बाद में ऐसे एरो बनाएगा और फिर आपको देगा तीव्र गति, और फिर एरो बनाएगा और फिर बोलेगा धीमी गति, एंड दोस्तों फिर एरो बनाएगा और फिर आपसे बोलेगा तीव्र गति। अब आपको बराबर का चिन्ह दे देगा, बताइए क्या आएगा आगे। इस तरह से बोलेगा प्रारंभिक गति धीमी, ठीक है, स्लो है प्रारंभिक गति, राइट। फिर तीव्र गति हो गई भाई, देखो प्रारंभिक गति स्लो है, फिर तेज गति हो गई, फिर गति धीरे हो गई, फिर गति तेज हो गई। अब बताओ ये कौन सा वक्र बना? इस तरह का वक्र जो है एस टाइप का वक्र बन रहा है ना यहाँ पे, मतलब कौन सा हो गया? मिश्रित वक्र हो गया। बराबर में क्या आ जाएगा आपका? मिश्रित वक्र आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ गई बात? तो ये चारों वक्र थे, इनको अपन डिटेल में देखते हैं अब। तो देखिए सरल रेखीय अधिगम वक्र की बात करें, स्ट्रेट लाइन कर्व की, तो यह वक्र सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए क्रम में व्यक्त करता है। तो लगातार बढ़ते हुआ क्रम होगा। जिस वक्र में सीखने की गति दर एक समान होती है या सतत होती है, उसे सरल रेखीय अधिगम वक्र कहा जाता है। समझ में आ गई? तो इस तरह से देखिए आप यहाँ से शुरुआत हो रही है मान लीजिए, तो सीखने की जो गति है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देख रहे हो आप, बिल्कुल जा रही है स्ट्रेट। अब यहाँ से 0 पॉइंट से शुरू किया है मान लीजिए, तो यहाँ से शुरू हो रही है, तो गति देखो 50 से ऊपर चली गई है, मतलब उतार चढ़ाव है ही नहीं। तो सरल रेखीय जो अधिगम वक्र होता है ना बहुत ही कम पाया जाता है, और इसमें क्या होता है ना कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, बस इसमें उन्नति होती है। ये समझ गए? ओके। इसके अन्य नाम है शून्य त्वरित अधिगम वक्र और समान उपलब्धि या निष्पादन अधिगम वक्र, ठीक है। ये दो नाम आप इसके याद रखना। एक तो शून्य त्वरित अधिगम वक्र, शून्य त्वरित का मतलब यहाँ पर हो गया कि आपको कहीं पर भी त्वरित और मंद गति से इसमें ग्राफ बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, मतलब इसकी जो गति होगी वो स्ट्रेट होगी। समान उपलब्धि, समान क्यों? क्योंकि समान गति से चलने वाली उपलब्धि है ये, कहीं पर उतार चढ़ाव नहीं होता है,
ठीक है। उसके बाद में इस वक्र की विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहली विशेषता है इस वक्र के अनुसार प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा जो है वो समान होती है। हर प्रयास में कोई भी प्रयास करो, कुछ भी सीखो, उसमें मात्रा जो होगी वो समान होगी। अधिगम की क्रिया में इस प्रकार का वक्र न के बराबर बनता है। आप देख लो, आप न के बराबर बनता है। लेकिन आपको पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से वो कौन सा अधिगम का वक्र है जिसमें प्रयास, कोई भी प्रयास करें उसमें सीखने की मात्रा जो समान रहती है। तो आप क्या बताओगे? सरल रेखीय वक्र बताओगे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। दूसरा वक्र आता है नतोदर वक्र। कॉनकेव कर्व की बात करें या धनात्मक अधिगम वक्र की, तो देखो एक बार वक्र देखो आप यहाँ पे, ये देखो ऊपर चढ़ाई जा रही है, मतलब बिल्कुल प्रगति हो रही है इसके अंदर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जिस वक्र में सीखने की गति प्रारंभ में धीरे होती है और बाद में उसकी गति तीव्र हो जाती है तो उसको नतोदर या अधिगम वक्र कहा जाता है। नतोदर अधिगम वक्र या धनात्मक अधिगम वक्र, ये नाम याद रखना। धनात्मक और नतोदर कोई भी दे सकता है आपको। तो इस प्रकार के वक्र में उन्नति जो है धीरे धीरे होती है, लेकिन उन्नति होती रहती है हमेशा। बस शुरुआत में धीरे गति हो रही है, लेकिन बाद में देखो स्पीड बढ़ गई, बाद में फिर अपर सर्किट लग गया इसके। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों अन्य नाम की, तो अन्य नामों में हम देखें सकारात्मक अधिगम वक्र हो गया, धनात्मक उन्नति सूचक वक्र हो गया, और एक हो गया वर्धमान निष्पादन वक्र, और एक अवतल वक्र। ये चार इसके अन्य नाम हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं भाई। देखो अन्य नामों से कंफ्यूजन आप मत हो जाना, मैं आपको जो भी नाम होते हैं ना वो सामने आपके लेकर के आता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना वो कोशिश यही करता है आपको कंफ्यूज करने की। और कंफ्यूज वो कैसे कर सकता है? उसको पता है कि आप लोगों ने नतोदर वक्र पढ़ रखा है, नतोदर वक्र के बारे में सबको पता होता है, उसको पता है ये चीज, आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसको पता है। वो जानता है कि जो भी टीचर बनेगा ना उसको नतोदर वक्र के बारे में पता है, उसको बाकी लोगों से मतलब नहीं है जो पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर एग्जाम यूं ही देकर के आ जाते हैं, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं होता एग्जामिनर को। एग्जामिनर की जो सोच होती है ना दोस्तों, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो सोचता है जो शिक्षक बनने वाले होते हैं ना उनके बारे में सोचता है कि उनकी सोच कैसी है, उन बच्चों की जो टीचर बनेंगे उनकी सोच कैसी है उस एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो उस प्रकार का पेपर बनाता है। तो उसको पता है कि नतोदर वक्र के बारे में जो भी टीचर बनने वाला है ना उसको पता है। तो वो क्या करेगा, इस नतोदर वक्र के कई सारे नाम देखेगा, उसको हो सकता है उसको खुद को भी नहीं पता हो, लेकिन वो रिसर्च करेगा इसके ऊपर। अगर उसको यहाँ से प्रश्न बनाना होगा तो रिसर्च करेगा, तो वो वर्धमान निष्पादन वक्र दे देगा, और कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। फिर लगभग 90% कंफ्यूज होंगे, 100% बात है, क्योंकि कहीं पर मिलेगा ही नहीं आपको, ना कोई किताब में मिलेगा ना कहीं और मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ठीक है, तब आप क्या करोगे, प्लस में रहोगे आप बाकी लोगों से, क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ने का यही फायदा होता है। सकारात्मक अधिगम वक्र, धनात्मक उन्नति सूचक वक्र और अवतल वक्र। ठीक, ये चार नाम याद रखोगे। अब देखिए सकारात्मक तो क्यों कहते हैं कि धनात्मक सकारात्मक हो ही जाएगा ना। देखो ये कर्व बन गया इसका, ये अपन ने देख लिया। आगे बात करते हैं इस अधिगम वक्र की विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताएं देखिए, अभ्यास से विषय वस्तु का सरल होना। इसमें क्या होता है, अभ्यास के ऊपर बल दिया जाता है भाई। अभ्यास के माध्यम से विषय वस्तु जो होती है ना वो सरल हो जाती है। अभ्यास करने से आपको पता है, आप बार बार अभ्यास करते हो, बार बार रिवीजन करते हो, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, राइट ना। फिर उसके बाद में बात करें कठिन पाठ याद करना। भाई अभ्यास है, तो अभ्यास के द्वारा आप कठिन पाठों को भी याद कर सकते हो ना बार बार। विद्यार्थी को कठिन पाठ सीखने के लिए या कठिन समस्या का समाधान करने के लिए कहा जाता है। तो शिक्षार्थी क्या करता है, प्रारंभ में धीमी गति से सीखता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, कठिन पाठ को दिया जाता है, तो कठिन पाठ की गति क्या होगी, शुरुआत में धीरे होगी। ठीक है, धीरे धीरे सीखेगा वो, लेकिन धीरे सीखेगा, और जैसे ही वो सीख जाएगा ना तो उसकी गति क्या है ना, एकदम से ऊपर जाएगी। ठीक, और अभ्यास के उपरांत तीव्र गति से वो सीखने लग जाता है, राइट। उसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं, आगे है उन्तोदर वक्र। ठीक है ना, कौन सा वक्र है, उन्तोदर वक्र है। तीसरे नंबर का जो वक्र है ये धनात्मक नहीं, ऋणात्मक वक्र है। ये ऋणात्मक अधिगम वक्र की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऋणात्मक देखो आप देख रहे हो यहाँ पे धीरे गति हुई, फिर एक साथ गति हो गई इसके अंदर, यहाँ पर बन गया कॉन्वेक्स कर्व। उसके बाद में यहाँ पर जो है ना दोस्तों आ जाएंगे एक बार, वो एक समय ऐसा आएगा जब अधिगम का पठार बन जाएगा। मतलब अब है ना कि अब सीखने के ऊपर जोर नहीं दिया जा सकता, दिमाग काम नहीं कर रहा है अब इतना, ये वाली कंडीशन आ जाती है। तो जिस वक्र में सीखने या अधिगम की गति शुरू में तेज और बाद में उसकी गति धीमी होती है ना, तो उसको उन्तोदर वक्र कहा जाता है, या ऋणात्मक वक्र कहा जाता है, नेगेटिव कर्व कहा जाता है। अधिकतर अधिगम में इसी तरह के वक्र प्राप्त होते हैं। तो अधिकतर में तो ये वाले प्राप्त होते हैं, और सबसे कम या न के बराबर जो प्राप्त होते हैं ना वो सरल रेखीय वक्र वाले, याद रखना इन दोनों को। उसके बाद में इसके अन्य नाम देखें तो देखो ऋणात्मक है तो नकारात्मक अधिगम वक्र हो गया। अब देखो धनात्मक जो था ना
वो अवतल वक्र था तो इसको उत्तल वक्र कर दीजिए। यहाँ पर हाश निष्पादन वक्र है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गति धीरे हो रही है और सीखने की गति बंद भी हो रही है, मंद भी हो रही है, बिल्कुल न के बराबर। और ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, मतलब उन्नति सूचक जो है, उन्नति जो हो रही है वो ऋणात्मक हो रही है, इसलिए इसको ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र कह सकते हैं। तो ये इसके 4 और अन्य नाम हैं 2 नामों के अलावा। ठीक, उसके बाद में इसकी भी विशेषताओं के बारे में बात करें तो थकान, अनिच्छा आदि कारणों से परिणाम में हाश होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उन्तोदर वक्र जो है शारीरिक कौशल में अत्यधिक बनते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, तो जो फिजिकल स्किल्स होती हैं वहां पर ज्यादा बनते हैं उन्तोदर वक्र। तीसरा, अब लास्ट का अपन वक्र देखें दोस्तों, चौथा है मिश्रित वक्र या अवग्रहज वक्र। मिक्स्ड कर्व के बारे में बात करें या कॉम्बिनेशन टाइप कर्व और सिग्मोइड कर्व जिसके बारे में बोल सकते हैं। तो इसमें एक बार ग्राफ देखते हैं। देखो ये ग्राफ जो है ना इस तरह का बनता है, शुरुआत में धीरे गति, फिर तेज, फिर धीरे, फिर तेज, फिर धीरे, फिर तेज, इस तरह से जो वक्र बनता है ये आपका होता है मिक्स्ड कर्व है। ये अलग से कोई कर्व नहीं है, ये नतोदर और उन्तोदर मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वक्र जो है उनका मिश्रण रूप है। इस प्रकार के कर्व में प्रारंभिक जो घंटे होते हैं उनमें गति धीमी होती है, फिर तेज हो जाती है, इसके पश्चात धीमी और तेज ऐसे चलती रहती है प्रक्रिया। इसके अन्य नाम क्या है? सीढ़ी नुमा वक्र, क्योंकि ये सीढ़ी के आकार में है। देखो सीढ़ी चढ़ो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, ठीक। या फिर एस आकार वक्र भी कह सकते हो, एस शेप के अंदर भी ये जो वक्र है एस शेप के अंदर भी आपको मिलता है, राइट। तो एस शेप का आकृति का वक्र कौन सा है? मिश्रित वक्र या अवग्रहाश वक्र या सीढ़ी नुमा वक्र भी आपको दे सकता है वहां पे। तो ये सारे 4 आपके वक्र कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अब मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या आएगी। बस या तो क्वेश्चन पूछेगा, इस जो बिंदु से जो प्रश्न पूछेगा ना, या तो आपको फोटो देगा वहां पे, क्वेश्चन में ही फोटो दे देगा और पूछेगा कि बताइए किस प्रकार का वक्र यहाँ पर बन रहा है। या फिर इससे जो वक्र प्रश्न बनेगा वो मैंने बना करके बताया था अभी आप लोगों को। एक प्रश्न बन सकता है इन सभी से अन्य नाम से संबंधित, तो अन्य नाम भी आपको इनके सबके पता होने चाहिए, ठीक है। तो और बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बनेंगे नहीं, ये जो प्रश्न बनेंगे वो मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो अब अपना अधिगम वक्र का चैप्टर भी हो गया है खत्म। अधिगम वक्र के बाद में अधिगम के पठार को पढ़ने वाले हैं। अधिगम का पठार, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का पठार। अधिगम का पठार का मतलब यहाँ पर केवल आपको पठार शब्द के बारे में जानना है। जब आप पठार शब्द समझ जाओगे ना तो आपको फिर ये सारा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। और पठार शब्द जो है इसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान काम है। बस एक बार बता दूंगा और आपके समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार, तो गलत नहीं होना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है कि आपके पूरे के पूरे प्रश्न सही होने चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक। तो चलो इसको बहुत बढ़िया ढंग से देखेंगे। मैंने इस चैप्टर के जब नोट्स बनाए थे ना दोस्तों, तो बहुत सारी बुक्स को एक्सप्लोर किया था और मुझे कुछ ज़्यादा वहाँ पर इंटरेस्टिंग लगा नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से आजकल अधिगम के पठार से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मतलब उस लेवल का उनके अंदर कंटेंट मिला नहीं मेरे को। तो मैंने और खोजबीन करी, कुछ इंटरनेट से सोर्सेज लिए और प्रश्नों को मैच किया मैंने कि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं अधिगम वाले चैप्टर से या फिर अधिगम के पठार के चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंटली 2-3 एग्जाम्स में, तो किस प्रकार के बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर अधिगम का जो पठार चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है और आप लोगों को सुनना है बढ़िया ढंग से। चलो, पठार का मतलब आप सिंपल समझ लो, रुकावट। क्या? रुकावट। अब रुकावट किस में? अधिगम के अंदर। अधिगम का पठार है तो अधिगम मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है ना दोस्तों, इसके अंदर क्या हो रहा है? रुकावट आ रही है, सीखने की प्रक्रिया में रुकावट आ रही है। मतलब अधिगम का पठार किसी काम को सीखते समय लगातार तरक्की ना करने की जो स्थिति होती है ना, उसी को कहते हैं। और इसमें सीखने की दर जो होती है वो एक लंबे समय तक स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है। और अधिगम वक्र में चढ़ाव और उतार नहीं आता है। मतलब ऐसे ही मान लीजिए अभी आप सीख रहे हो, ये वाला देखिए, ये तो अपन ने कर्व देखा था, अधिगम जो वक्र वाला है इसके बारे में देखें तो ये ऐसा आकार वाला था। इसमें गति ऐसा आकार वाले में कम होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है सीखने की गति। लेकिन अधिगम के पठार के अंदर ये वाला जो मैप है ना, इसको देखो आप थोड़ा सा, ये जो कर्व बना हुआ है अधिगम का, इसके अंदर देखना आप लोग, यहाँ से बालक की शुरू होती है सीखने की गति या फिर अधिगम की जो गति है वो। तो बालक देखो अभी ग्राफ जो है ना बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते क्रम के अंदर है। ये देखो यहाँ तक लगातार ग्राफ बढ़ रहा है बालक का, है ना।
मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, मतलब 60 तक अगर अपन देखें ना, तो बालक की जो गति है वो बढ़ती जा रही है 0 से लेकर के 60 तक। यहाँ तक बालक की सीखने की गति, अधिगम गति बढ़ती जा रही है। उसके बाद में देखो एक लाइन ऐसे बन रही है, ये वाली लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन ऐसे बन रही है। इसका मतलब क्या है, ना ही तो कोई गति हो रही है, ना ही कोई उतार हो रहा है, ना ही कोई चढ़ाव हो रहा है। भाई यहाँ तक ऐसे बन गया, तो अगर ऐसे भी हो ना ये, तो भी हम इसको पठार नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल अधिगम की गति रुक गई है। अब रुक गई है तो मतलब क्या हो गया, अधिगम का पठार आ गया। पठार मतलब प्लाटू, अरे वही पठार याद रखो आप, तो डूंगराड़ो पठार है ना, बिनी याद रखो, वो भी तो सपाटी रहता है। भाई देखो एक तो होती है पर्वत, तो पर्वत जो होती है ना ये इस शेप में होती है, ऊपर इनके चोटियां होती हैं ऐसे, ऊपर चोटियां। लेकिन आप पठार के ऊपर जाओगे ना, जैसे आबू पठार है, कभी आप माउंट आबू गए थे तो वहां पे आबू पठार देखा आपने, तो आबू पठार क्या है, सपाट है, ऊपर गांव भी बसा हुआ है ना, लोग रह सकते हैं, खेल भी सकते हो आप इवन वहां पे, काफी सारी झीलें भी हैं वहां पे, है ना, कई सारे प्लाटू हैं वहां पे। तो ये सपाट होता है ऊपर से। तो अधिगम की गति क्या है, बिल्कुल रुक गई है, तो ये सपाट काफी समय तक और ये लंबे समय तक चलती है। फिर उसके बाद में अगर टीचर कोशिश करता है ना, तो इस अधिगम के पठार की गति को वापस से पुनः गति दी जा सकती है। ये दूसरी अवस्था होती है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, अधिगम का पठार सीखने की प्रक्रिया की एक विशेषता मानी जाती है, और ये तब होता है जब कोई व्यक्ति जल्दी से सीखना बंद कर देता है। भाई जल्दी प्रगति करना आसान होता है ना, लेकिन ज़्यादा सीखने के बाद में सीखने की गति स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। कब आप ज़्यादा सीख लोगे तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगी, सीखने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो वो गति कम हो जाएगी बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, अधिगम का जो पठार है अक्सर सीखने के जो मध्यवर्ती स्तर होते हैं ना उन पर आता है। सीखने का पठार खत्म करने के लिए कई सारी तकनीकें भी अपनाई जाती हैं, जैसे उचित उचित आराम आराम। भाई ऐसा नहीं है कि आप रात दिन, देखो मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ जब भी आप पढ़ाई करने बैठो ना, तो 2 घंटे तक लगातार पढ़ाई करो बढ़िया ढंग से। ठीक है, ऐसा मैं आपको कहता हूँ। लेकिन मैं आपको ऐसा थोड़ी कहता हूँ कि आप लोग सुबह 4 बजे से पढ़ना शुरू कर दो और 12 बजे तक उठो ही मत, या फिर 4 बजे शुरू करो पढ़ना और रात को 8 बजे तक पढ़ते ही रहो। आप करोगे भी ना ये वाली कोशिश तो भी आप नहीं पढ़ पाओगे, जो पढ़ोगे ना वो भी भूल जाओगे, अगर ऐसा आप करोगे तो। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती है, और लिमिटेशंस के आधार पर ही जब हमें लगे कि अब दिमाग के अंदर हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं जा रहा है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, रेस्ट कर लेना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कोई द्रव्य श्रेय सामग्री आपको देख लेनी चाहिए, कुछ मूवी देख लो, कुछ सॉन्ग सुन लो आप लोग, कुछ शिक्षण के कुछ अलग तरीके अपनाओ। आपकी जो क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है, बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं उनको देख करके थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे तो आप कर सकते हो, पठार को कम कर सकते हो आप लोग। ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझ में आपको आ ही गया है पठार क्या है। देखिए ये वो स्थिति है जब सीखने की गति रुक जाती है, कोई प्रगति नहीं होती है। इस प्रकार की स्थिति का अर्थ ये नहीं होता है कि अब कोई प्रगति संभव ही नहीं है। भाई प्रगति रुक गई है तो ऐसा थोड़ी है कि अब कुछ बच्चा सीख ही नहीं सकता, प्रगति होगी ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, यदि अब अध्यापक चाहे तो अध्यापक पठार के बनने के कारणों को नियंत्रित कर सकता है। भाई जब बच्चे की गति मंद हो रही है ना, या फिर रुक गई है, तो इससे पहले ही अध्यापक कुछ कोशिश करके उसको पुनः गति दे सकता है। जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई, उचित आराम, कुछ नवीन कौशल, श्रव्य दृश्य चीज़ों का उपयोग, ऐसा करके दोबारा से उसको शुरू किया जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों अर्थ या परिभाषा के ऊपर चलते हैं। तो देखो सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता होती है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता क्या होता है, पठार होता है। अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता क्या है, अधिगम का पठार, जो उस अवधि को व्यक्त करता है। उस अवधि मतलब अवधि का मतलब यहाँ पे हो गया समय, जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, तब उस समय को इंगित करता है पठार। भाई सीखने की प्रक्रिया जो है यहाँ से यहाँ तक बढ़िया चल रही है, लेकिन जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक रुक गई है, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने तक रुक जाती है ना, घंटे तो नहीं लेंगे, कुछ दिनों तक रुक जाती है, तो वो क्या है, आपका पठार हो जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पठार कहलाता है। पठार ये नहीं है और ना ही ये पठार है, ये है पठार। पठार जो कहेंगे ना अपन, ये जो रुकावट है ना, इसको पठार कहेंगे, अधिगम का पठार। ठीक, ओके। फॉर एग्जाम्पल बालक जो होता है ना, प्रारंभ में तीव्रता से वर्णमाला को याद करता है
है ना, वर्णमाला को याद करता है, अल्फ़ाबेट को याद करता है, तो उसके बाद उसकी याद करने की जो गति है ना वो धीमी पड़ जाती है। वर्णमाला को याद कर लेगा, लेकिन उसके बाद में वो नया ज्ञान जब सीखने की कोशिश करेगा, जैसे 12 कड़ी सीखने की कोशिश करेगा, कुछ और जैसे कुछ शब्द बनाना सीखेगा, तब उसकी गति जो है ना मंद हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। कुछ समय बाद कोई नया अक्षर नहीं पहचान पाता है बच्चा। यह स्थिति कई दिनों तक बनी रहती है। सीखने के वक्र में यह भाग जो है पठार के रूप में प्रदर्शित होता है। समझ में आ गई आपको बात? ये एक इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में आगे चलते हैं। रोस महोदय क्या कहते हैं? रोस कहते हैं कि पठार जो है ना, अधिगम का जो पठार है, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है, मतलब सीखने की गति एकदम रुक जाती है, और इसके अंतर्गत अधिगम वक्र ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे आएगा, मतलब कि वो समानांतर होता है और प्रगति दिखाई नहीं देती है इसमें। इसे सपाट स्थल भी कहा जाता है और इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। ठीक है, ये है बात आपके अधिगम के पठार की। आगे चलें अपन। एक व्यक्ति और है सोरेनसन। सोरेनसन क्या कहते हैं यहाँ पे? सोरेनसन कहते हैं कि सीखने की अवधि में पठार जो है ना साधारणतया कुछ दिनों, कुछ सप्ताहों और कुछ महीनों तक रहते हैं। तो पठार जो है सीखने के अंदर जो समस्या आती है वो कई दिनों तक रह सकती है, कई महीनों तक, कई सप्ताहों तक रह सकती है। तो ये सोरेनसन कहते हैं। तो सोरेनसन के बारे में याद रखना, इन्होंने कहा कि पठार के बारे में सप्ताह, दिन, कुछ महीने तक रह सकती है पठार वाली, मतलब ना सीखने की जो प्रक्रिया बच्चे की वो। पठार कब तक रहते हैं ये इस तथ्य पर डिपेंड करेगा कि व्यक्ति ने सीखने की प्रक्रिया में कब तक उन्नति नहीं करी है। भाई मान लो 4 दिन बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आया, कोई और नई चीज़ नहीं सीख पाया, तो उसी को सीखने का पठार कहेंगे ना, अधिगम का पठार कहेंगे। तो 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक बच्चे ने नहीं सीखा, तो बस वही चीज़ को तो इंगित करेगा। ये कहना चाह रहा है ये वाली लाइन। आगे चलिए, आगे चलते हैं। अधिगम के पठार के क्या कारण हो सकते हैं? रीजन्स फॉर लर्निंग प्लेट्यू। तो अधिगम के पठार के जो रीजन्स है, यहाँ पे एक रेखा चित्र दे रखा है अपने को, यहाँ पे ये मैंने बनाया है यहाँ पे। तो इसकी अगर बात करते हैं ना, तो ये बन गया आपका, ठीक है, 2 लाइनें बना दी, खड़ी और आड़ी। ठीक, अब यहाँ पे बना दिया अपन ने 0, यहाँ पे बना दिया अपन ने x, और यहाँ पर बता दिया y। x और y के बारे में अधिगम वक्र के अंदर डिस्कस कर लिया था अपन ने। अब देखो, आप जैसे यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं a, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं b। ठीक, और फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं c, फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं d। फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे और ऐसे बिंदुओं को इंगित करते हुए, मतलब जब भी सीखने में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनेगी ना, तो वहीं पर बिंदु आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक काउंटिंग कर दी है, यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक काउंटिंग कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सीखने की मात्रा है। ये वाली जो लाइन बढ़ेगी ना ऊपर, तो ये तो सीखने की मात्रा है। जैसे यहाँ तक आ गया ना, तो यहाँ पर देखो 3 तक आ गया लगभग, है ना। तो सीखने की मात्रा बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है ना सीखने की मात्रा में। लेकिन अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखो, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है ना। इसका मतलब ये जो समय है, मान लीजिए 4 तारीख का समय है, 4, अब मान लीजिए दिसंबर, मान लीजिए आप लोग 4 दिसंबर मान लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए 31 दिसंबर। तो 4 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर का जो समय है ना, इसमें बच्चे के अंदर कोई प्रगति नहीं हुई है यहाँ तक, क्योंकि ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ रहा है ना, समानांतर है, सीधा ही है, ऐसे ही प्लाटू बन गया, पठार बन गया। उसके बाद में प्रगति होना शुरू करती है जनवरी के महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल में आकर के थोड़ी सी कमी आने लग गई। तो इस तरह से ये जो पठार है यहाँ पे बनेगा आपका, ये पठार बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा उपरोक्त रेखा चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि प्रारंभ में 3 दिन में सीखने की मात्रा अधिक थी, जिसको ए बी बिंदु से प्रदर्शित अपन ने किया। बी से सी तक सीखने की गति थोड़ी धीमी हुई। बी से सीखने की गति धीमी होती है, यहाँ पे थोड़ी सी धीमी होगी मान लीजिए, तथा सी से डी के मध्य पठार बन गया। अब देखो, सी से लेकर के डी के मध्य, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर, तो ये पठार बन गया ना यहाँ पे। डी के पुनः बाद में सीखने की गति आई है, वापस बढ़ी है सीखने की गति, यहाँ से देखो डी के पुनः बाद में। समझ में आ गया होगा अब आपको? ओके, आगे चलते हैं। अधिगम के पठार के कारण जानते हैं अपन, है ना। तो अधिगम के पठार के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो सीखने के पठारों के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें एक तो है ज्ञान की सीमा, नॉलेज ऑफ लिमिटेशंस, मानसिक क्षमतारोध, मेंटल लिमिट्स, प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। एक है अधिगम की अनुप्रयुक्त विधि, इम्प्रॉपर ऑफ लर्निंग मेथड। इसके बाद में कार्य की जटिलता, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वर्क। एक है शारीरिक सीमा, फिजिकल लिमिटेशंस, इसके अंदर जैसे थकान, बच्चे की अरुचि पढ़ाई के अंदर, सिर दर्द होना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक, ओके।
अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ज्ञान की सीमा की, नॉलेज ऑफ लिमिटेशंस की बात करते हैं ना, तो बालक जो होता है ना अपने ज्ञान की सीमा तक किसी कार्य को बड़ी गति और कुशलता के साथ में करता है, परंतु आगे की जानकारी ना होने के बाद में उसकी जो गति है ना वो धीरे पड़ जाती है और फिर वो पठार उत्पन्न होने लगता है। तो ये ज्ञान की सीमा होती है, ज्ञान की एक लिमिटेशंस है। बस जितना ज्ञान है ना उसको तो वो जल्दी से कर लेगा, ठीक है, उसका रिवीजन भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन जब आगे ज्ञान की कमी पड़ जाएगी ना बच्चे के लिए, तब फिर मुश्किल हो जाता है, तब पठार बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद में मानसिक क्षमता रोध। तो मानसिक क्षमता रोध की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर देखें तो व्यक्ति एक निश्चित मानसिक क्षमता तक ही सीख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमता अलग होती है, ये फिक्स भी नहीं होती। व्यक्ति में चाहे जितना उत्साह हो या फिर हम कहें कि सीखने की श्रेष्ठ पद्धति का वो उपयोगी क्यों ना कर रहा हो, तो अपनी मानसिक क्षमता से अधिक उन्नति नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, क्योंकि मानसिक क्षमताएं जो होती हैं उनकी लिमिटेशंस होती है। उसके बाद में प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। देखो प्रेरणा या अभिप्रेरणा कह दीजिए, तो इसकी कमी अधिगम की प्रक्रिया में उत्साह लाती है, प्रेरणा लाती है, और रुचि का इन सब का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उत्साह का, प्रेरणा का, रुचि का सीखने की प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया में। यदि किसी कारण से व्यक्ति का उत्साह कम हो जाता है या फिर मैं कहूँ प्रेरणा प्रबल नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर उन्नति रुक जाती है, तो फिर पठार बनता है। तो एक प्रेरणा की कमी भी यहाँ पर एक रीजन है। इसके बाद में अधिगम की अनुप्रयुक्त विधि। अधिगम मतलब सीखने की अगर आप लोग प्रॉपर मेथड का यूज नहीं कर रहे हो ना, तो भी फिर पठार बनता है। अधिगम की अनुचित विधियां सीखने की उन्नति को रोक सकती हैं और पठार बना देती हैं। भाई देखो किसी भी काम को करने की या फिर सीखने की एक उपयुक्त विधि होनी चाहिए, एक प्रणाली होनी चाहिए, तभी तो वो काम ढंग से होगा ना। आगे चलते हैं। एक है कार्य की जटिलता। अगर कार्य की जटिलता की बात करें, कंप्लीशन ऑफ वर्क की, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके सीखी जाने वाली जो कोई भी सामग्री होती है वो जटिल नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति उस सामग्री को पहले अर्जित किया है और ज्ञान से सरलता पूर्वक सीखने का प्रयास करता है। वो पहले वाले ज्ञान से नए वाले ज्ञान को जोड़ करके सीखने का प्रयास करता है। बट अगर पहले वाला ज्ञान उसको नहीं है तो फिर जटिलता आती है कार्य के अंदर, तो फिर पठार बनना शुरू होता है। उसके बाद में एक है आपकी शारीरिक सीमा, फिजिकल लिमिटेशंस। देखो शारीरिक अक्षमता की बात करें ना अपन, तो भी अधिगम में पठार उत्पन्न करने के कई कारण होते हैं। जैसे तेज चलने या फिर लिखने में एक सीमा ऐसी आ जाती है जिससे अधिक तेज चलना और अधिक तेज लिखना संभव नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर में दर्द हो गया तो आप तेज नहीं चल सकोगे, आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो आप तेज नहीं लिख पाओगे। तो शारीरिक सीमा, शारीरिक या फिजिकल लिमिटेशंस भी होती हैं अधिगम के पठार बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको। आगे चलते हैं। अधिगम के पठारों का निराकरण अगर किया जाए तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सोरेनसन महोदय फिर आ जाते हैं और क्या कहते हैं ये, कि शायद ऐसी कोई भी विधि बनी ही नहीं है जिसे पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। बात भी सही है। वक्र में अपन ने पढ़ा था ना, एक सरल रेखीय वक्र अपन ने देखा था, और उसमें मैंने आपको बताया क्या कि एक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो मतलब जिनके अंदर कभी रुकावट या उतार चढ़ाव आता ही नहीं है, वो लगातार सीखते ही जाते हैं। ऐसा न के बराबर पाया जाता है, 0% पाया जाता है सरल रेखीय वक्र। तो बस वो चीज़ यहाँ पर काम कर रही है। उन्होंने उसी आधार पर बोला है, सोरेनसन ने क्या बोला है कि शायद ही ऐसी कोई विधि बनी हो जिससे पठारों को बिल्कुल समाप्त किया जाए, परंतु उनकी संख्या और अवधि को कम किया जा सकता है, लेकिन आप समाप्त नहीं कर सकते हो दोस्तों। समझ में आई? ये सोरेनसन कहते हैं। उसके बाद में अगर बात करें, कुछ और विधियां हैं अधिगम के पठार का निराकरण करने की, जैसे सीखने की उचित विधियों का प्रयोग करें। अधिगम की जो उचित मेथड है सही से उनका प्रयोग करेंगे तो इससे हो जाएगा। अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करके आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में कार्य की जटिलता को दूर करके आप लोग जो अधिगम का पठार है उसको हटा सकते हो। भाई कोई भी समस्या आ रही है काम के अंदर, बच्चा नहीं कर पा रहा है, कई चीज़ें होती हैं। एक है जो अपने शुरू में ही बात कर ली थी, कार्य को कुछ समय के लिए सीखने के बाद में आराम करना, ताकि आपका दिमाग फिर से कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए प्रिपेयर हो पाए। एक है सीखे जाने वाले कार्य की उचित वातावरण में व्यवस्था की जाए। भाई वातावरण मतलब एक तो जैसे कोल्ड और हॉट वातावरण की बात करें अपन, तो ठंडा वातावरण होगा तो सीखने की चीज़ें जो है ना वो आपकी अच्छी बनेंगी, आपको ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें इससे। राइट, आगे चलते हैं। इसके अलावा अधिगम स्थानांतरण। देखो यहाँ से एक प्रश्न बनता है दोस्तों, आपकी ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांसेज होते हैं अधिगम स्थानांतरण से, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो इसके कई प्रकार होते हैं। प्रकार देखेंगे अपन अधिगम स्थानांतरण के, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले अपन अधिगम स्थानांतरण देखते हैं क्या होता है। देखो किसी विषय
कार्य या फिर परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य या परिस्थिति में करें। ठीक है, जैसे अपन ने साइकिल चलाना सीखी, ठीक है, तो जब हम मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं ना, तो साइकिल चलाने वाला ज्ञान हमें मोटरसाइकिल चलाने में काम आता है कि नहीं आता, बताओ? आता है ना भाई, उसका बैलेंस बनाना वगैरह ये अपने को बहुत ईजिली आ जाता है। तो ये वाली बात कहना चाह रहा है, इसी को कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। तो इसको कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण, एक होता है नकारात्मक स्थानांतरण, एक होता है शून्य स्थानांतरण। इस तरह के स्थानांतरण के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? सीखने में बदलाव या परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? अंतरण या अधिगम अंतरण या अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। राइट, समझ में आया ना? किसे कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण? सीखने में बदलाव या परिवर्तन। भाई सीखने में आपके बदलाव आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ पर कोलसनिक महोदय क्या कहते हैं, देखिए सुनिए, इनकी एक बात है। इन्होंने कहा कि शिक्षा के स्थानांतरण से क्या मतलब है। ये कहते हैं कि मेरा शिक्षा में स्थानांतरण से मतलब है कि एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, मतलब साइकिल चलाने में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, आदत जो हमारी बनी और जो हम निपुण हो गए साइकिल चलाने में, वो अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना। तो जो हमने वो योग्यता प्राप्त करी ना साइकिल चलाने की आदत, साइकिल चलाने में निपुण हम हो गए, हाथ छोड़ करके भी साइकिल चलाना सीख गए हम, मतलब इतने निपुण हो गए। तो ये जो योग्यताएं हमने प्राप्त करी, इनको कहेंगे हम अभियोग्यता। ठीक है, तो इनका दूसरी परिस्थिति में प्रयोग, मतलब मोटरसाइकिल चलाने में प्रयोग कर रहे हैं। तो बस यही तो कह रहे हैं, कितना आसान तो है, कोलसिंग ने कहा, वही बात है। इसके बाद में अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों को देखते हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन की देखते हैं अपन। तो इसमें एक तो है धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। क्या है? धनात्मक या सकारात्मक। तो इसको अगर देखें ना अपन, तो एक तो है पूर्व में अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान में सहायक होता है। साइकिल वाला ज्ञान मोटरसाइकिल में काम आ गया, वही बात है। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता और अनुभव जब अन्य कार्य को करने में सहायक होते हैं ना, तो ये अधिगम का धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। आई बात समझ में? ओके, जैसे एग्जांपल्स देखो, यहां से अच्छे समझ में आएगा आपको। गणित के ज्ञान का भौतिक शास्त्र में धनात्मक स्थानांतरण का महत्व है। भाई आप गणित पढ़ते हो ना, गणित का ज्ञान है ना आपको, फॉर्मूला वगैरह लगा करके आप कोई भी जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लेते हो। तो ये क्या है ना, आपका भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र में भी काम आता है। फिजिक्स, भाई फिजिक्स के लॉ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा मैथ्स का रोल है, तो भौतिक शास्त्र में काम आ जाता है गणित का ज्ञान। अब गणित का जो ज्ञान होता है हमारा, हम गणित का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो मार्केट में कोई वस्तु लाने के लिए भी तो करते हैं ना। भाई आपने 500 रुपये दे दिए, आपके पास छुट्टे नहीं थे, 163 रुपये का आपके पास में सामान बना। अब आप गणित के हिसाब से ही तो उस चीज़ का अप्लाई करोगे ना वहाँ पर। जब गणित आपने सीखी है तभी तो अप्लाई करोगे। भाई कितने रुपए हमारे बचे? भाई 500 में से आपके चले जाएंगे 163, 337 बचेंगे आई थिंक, है ना। तो इतने रुपए, ये कैलकुलेशन कैसे निकाला आपने? मैथ जब आपने सीखी तो वहां पर मार्केट में आप इस ज्ञान को ले रहे हो, राइट। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चला सकता है, ये सकारात्मक का ही उदाहरण है। और हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा को सीखने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये सारे सकारात्मक पॉजिटिव लर्निंग के या फिर पॉजिटिव स्थानांतरण है, सारे ट्रांसफर है, पॉजिटिव ट्रांसफर या लर्निंग ट्रांसफर कह सकते हो। समझ में आ गया? इसके बाद में आगे चलते हैं, एक है ऋणात्मक या फिर नकारात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण। देखो, जब पूर्व में अर्जित ज्ञान अथवा कोमल या नवीन ज्ञान बाधित होता है ना, तो उसको नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है भाई, जब हम पहले कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया हमने और कोई नया ज्ञान सीख रहे हैं, कोई कोमल ज्ञान है, नया ज्ञान होगा वो, तो नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अमेरिकन है, देखो अमेरिका के अंदर अपने तो देखो स्टीयरिंग ये वाली गाड़ी है ना, इधर अपन चला रहे हैं, इधर अपन जा रहे हैं, तो ड्राइवर किधर बैठेगा? अपने इधर बैठेगा। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका के अंदर इधर गाड़ी जा रही है ना, तो ड्राइवर इधर बैठता है। तो अमेरिका में कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है ना, अमेरिका में कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है यूएस में, और अगर वो इंडिया में आकर गाड़ी चलाता है ना, तो उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो इधर बैठ करके गाड़ी चलाता था पहले लेफ्ट साइड में, और इंडिया में राइट साइड में बैठ कर गाड़ी चलाई जाती है। तो ये ज्ञान यहाँ पर नकारात्मक है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, साइड का डिफरेंस उसको समझ में नहीं आएगा, कई बार भूल जाएगा और अमेरिका की तरह ही चलाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। सामने से कोई ठोक देगा, पीछे से कोई ठोक देगा, साइड से कोई ठोक देगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दाएं हाथ से गाड़ी चलाना पड़े तो उसका पहला प्रशिक्षण जो है वो स्थिति में बाधा डालेगा, इंडिया में आकर के अगर वो ऐसा करता है तो। एक है एटलस साइकिल चलाने के बाद में रेंजर साइकिल चलाने में कठिनाई महसूस हो सकती है। ठीक है भाई, एटलस जो साइकिल होती है, अब रेंजर साइकिल तो देखो उसमें तो गियर वगैरह भी आते हैं,
है ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। टाइपिंग की जो मशीन है उंगली वाली चलाना और लैपटॉप पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। भाई टाइपिंग वाली उंगली वाली जो मशीन होती है खड़ाखड़ जो आप देखते हो ना कोर्ट वगैरह में, वो वाली मशीन चलाने के बाद में आप लोग कीबोर्ड वाला जो टाइपिंग होता है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें जो अक्षर होते हैं वो उल्टे पुल्टे होते हैं। आपने तो पहले वाला ज्ञान उसके हिसाब से ले रखा था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चेंज है कीबोर्ड। ठीक है। हिंदी में व्याकरण पढ़ने के बाद में हिंदी साहित्य में कठिनाई हो सकती है। भाई हिंदी ग्रामर आपने पढ़ ली, लेकिन संस्कृत ग्रामर में तो पढ़ोगे तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन जब साहित्य पढ़ोगे ना आप तब प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे नकारात्मक स्थानांतरण के उदाहरण है। ठीक। इसके बाद में चलते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य मतलब पहले वाला ज्ञान नए वाले ज्ञान में कोई फर्क ही नहीं डालेगा। जब एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे कार्य को सीखने में ना तो सहायता करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, तो वो होता है शून्य स्थानांतरण। ठीक है। जैसे भूगोल का ज्ञान भौतिक शास्त्र के अंदर कोई समस्या नहीं बनता है, ना ही कोई समस्या सुलझाता है। ठीक है। इसके अलावा उर्दू का ज्ञान अंग्रेजी के ज्ञान के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है और ना ही वो सहायता करता है। बस ये सारे एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स दे दिए हैं मैंने तुम्हारे को। आगे चलते हैं। आगे हम देखें तो अधिगम के कुछ अन्य स्थानांतरण भी होते हैं। देखो 3 स्थानांतरण तो मुख्य हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और आपका शून्य। इसके अलावा कुछ और स्थानांतरण होते हैं जिनसे ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं आजकल, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर को पता लग चुका है कि आप लोगों ने 3 स्थानांतरण तो पढ़ रखे हैं, तो जो टीचर बनने वाला है ना उसको ही 3 स्थानांतरण के बारे में पता है। लेकिन क्या मैं चेक कर सकता हूँ कुछ और भी स्थानांतरण के सिद्धांत होते हैं? बिल्कुल होते हैं। चलिए एक देखते हैं, क्षैतिज स्थानांतरण। तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, 90% स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। जो मानसर की क्लास नहीं लेंगे वो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, चिंता मत करो, आपका ही सही होगा ये प्रश्न और निश्चित रूप से गारंटेड क्वेश्चन बनता है यहां से, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। देखो क्षैतिज क्या होता है? जब एक विषय में दिया गया ज्ञान दूसरे विषय को समझने में सहायक सिद्ध होता है ना, तो उसको क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। देखो यहाँ पर केवल विषय की बात हो रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक भाषा के नियमों से दूसरी भाषा के नियमों को समझना। ठीक है। जैसे हिंदी भाषा है उससे आप लोग इंग्लिश भाषा, या फिर इंग्लिश से हिंदी, या फिर संस्कृत, इन सब के क्या कर सकते हो, नियमों को समझ सकते हो। गुप्त काल का इतिहास उस समय के लिए साहित्य और संस्कृति को समझने में भी सिद्ध होता है। ठीक है। गुप्त काल का जो इतिहास है तो उस टाइम का इतिहास है, लेकिन साथ साथ में उस टाइम की संस्कृति को भी समझने में मदद करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। इसके अलावा गणित में समीकरण हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के समीकरणों को भी हल करने में काम आता है। तो ये विषय से संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे तो आप क्षैतिज स्थानांतरण कर देना। ठीक। आगे चलते हैं। एक पक्षीय है। अब देखो क्षैतिज और सकारात्मक एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन या तो सकारात्मक आएगा या क्षैतिज आएगा। उसके बाद में चले तो एक पक्षीय या एक पार्श्विक स्थानांतरण। तो जब शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो तो वह एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास। देखो अब मैं बाएं हाथ से लिखता हूं, लेकिन मैं दाएं हाथ से भी लिख सकता हूं। हालांकि इतनी स्पीड नहीं है, लेकिन मैं दाएं हाथ से भी लिख लेता हूं। जब बाएं हाथ में दर्द होने लग जाता है मैं दाएं हाथ से लिखना शुरू कर देता हूं। हालांकि स्पीड कम है थोड़ी सी, 60% ही स्पीड बन पाती है। लेफ्ट से मैं 100% लिख पाता हूँ, तो राइट से 60% लिख पाता हूँ। ठीक है। स्पीड इतनी ही है, मतलब राइटिंग में भी थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है। पर वो कब हो सकता है पूरा का पूरा बराबर? जब मैं बार बार राइट हैंड से प्रयास करूँ लिखने का। ठीक। तो बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास दाएं हाथ में चोट लगने के काम आ सकता है। ठीक है। जब दाएं हाथ में आपके चोट लग गई तो अब आपको लिखना कैसे है बताओ? जब बाएं हाथ से आपने अभ्यास ही नहीं किया, तो दाएं हाथ में चोट लग गई तो आप बाएं हाथ से अभ्यास करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप मुंह में पेन लेकर के उससे लिखोगे, हाथ ही तो काम आएगा। तो हाथ से आप अभ्यास करना शुरू करोगे तो वो आपका बायां हाथ वहां पर काम करना शुरू करेगा फिर। ठीक है। बाएं हाथ से लिखने के कौशल का बाएं हाथ से खाना बनाने में भी सहायता करता है। जब बाएं हाथ से लिखने की शुरू कर रहे हो ना आप लोग, तो बाएं हाथ से आप और भी काम कर पाओगे, खाना भी बना पाओगे, अपने आप को नहा भी सकोगे, है ना, कई साबुन भी आप लगा सकोगे, कई सारे काम भी आप कर सकते हो साथ साथ में। तो ये क्या होता है, एक पक्षीय, मतलब एक पक्ष को प्रशिक्षण देना, शरीर के किसी एक अंग को प्रशिक्षण देना। इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल आए तो आप करना, एक पक्षीय या एक पार्श्विक स्थानांतरण होता है वहां पे। ठीक। उसके बाद में चलते हैं द्विपार्श्विक या द्विपक्षीय स्थानांतरण। तो जब शरीर के एक पक्ष के अंगों को दिया गया प्रशिक्षण दूसरी ओर अंगों में चलता जाता है तो इसको द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। वो प्रशिक्षण बाएं हाथ में बिना किसी अभ्यास के परिवर्तन हो जाए तो उसको द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है भाई। अब दोनों हाथों से आप लिखना सीख गए तो बाएं से आप दाएं भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को बाएं हाथ से लिखना और काम करना सिखाते हैं।
खाना नहीं खाने पर पेट व गले में दर्द होना। ठीक है भाई, खाना नहीं खा रहे हो आप तो शरीर का ही तो पार्ट है ना, जब आप पेट में खाना नहीं जाएगा तो क्या होगा, पेट में दर्द होगा और गले में भी दर्द होगा, दोनों जगह दर्द हो जाएगा क्योंकि इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और आपके पेन होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी किसी का एग्जाम्पल आपका द्विपक्षीय पार्श्विक, तो दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है, पेट पे गले पे। तो इस तरह की दो चीज़ों की इफेक्टिव चीज़ें आए ना, तो आपको वहां पर क्या करना है, द्विपक्षीय या द्विपार्श्विक स्थानांतरण करना है। दाएं हाथ से खाना बनाने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाएं हाथ से खाना बनाने में सीख करता है तो ये भी एक फायदा होता है यहाँ पे। ठीक है, द्विपार्श्विक मतलब दोनों में यूज हो रहा है, बाएं से भी और दाएं से भी। ठीक है, एक पक्षीय में एक ही पक्ष को काम में लिया जा रहा था, दाएं हाथ में चोट लगने के बाद में एक ही पक्ष से काम लिया जा रहा है, एक ही हाथ से काम हो रहा है। यहाँ पर दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप लोग। उसके बाद में एक लंबात्मक स्थानांतरण होता है। लंबात्मक स्थानांतरण मतलब ये धनात्मक और ऋणात्मक जो स्थानांतरण अपन ने पढ़ा था ना, उन दोनों का ही प्रकार होता है ये। ठीक है, बालक एक कक्षा में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, उसका उपयोग वो अगली कक्षा में करते हैं। बचपन में सीखी गई क्रियाओं का उपयोग वो बड़े होने पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैक्टर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा ट्रक चलाना सीखते समय उसके पूर्व अर्जित ज्ञान या अनुभव का ऊर्ध्व स्थानांतरण होता है, तो इसको ऊर्ध्व स्थानांतरण भी कहते हैं, लंबात्मक स्थानांतरण को। ठीक, गैरेट ने क्या कहा, विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि स्थानांतरण की शिक्षा देना है। भाई गैरेट ने क्या कहा है, विद्यालय कार्य जो होता है ना, उसमें अगर आपको स्थानांतरण सिखाना है बच्चे को, तो उसकी जो सबसे बेस्ट विधि होगी ना, वो होगी स्थानांतरण की शिक्षा दे दो उसको। सिंपल सी बात है, सभी जानते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत भी हैं दोस्तों। अधिगम की स्थानांतरण के क्या हैं, कुछ सिद्धांत भी हैं, इनको भी अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है समरूप तत्वों का सिद्धांत, जिसको समतत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखना, समरूप तत्व का सिद्धांत अगर संबंधित आए तो अधिगम के पठार से संबंधित सिद्धांत है दोस्तों ये। ठीक है, इसका प्रतिपादन किया किसने या जनक कौन है, थॉर्नडाइक। तो याद रखना, आपको प्रश्न पूछ सकता है कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत का जनक कौन है या फिर प्रतिपादन किसने किया। तो ये जो समरूप तत्वों का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का याद रखना। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण का सबसे लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है, समरूप तत्व का सिद्धांत है, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। ये याद रखिएगा, बस नाम याद रखना है किसने दिया, इतना ही समझना है आपको। दूसरा है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, इसका प्रतिपादक है वॉल्फ। कौन है, मानसिक शक्तियों का जो सिद्धांत दिया अधिगम पठार का, वोल्फ ने दिया था। इस सिद्धांत का अन्य नाम भी है औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। इसमें अनुशासन में रह करके आप लोगों को सीखना होता है कोई भी चीज। अधिगम स्थानांतरण का सबसे प्राचीन और प्रथम सिद्धांत है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए अधिगम स्थानांतरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है या सबसे प्रथम, जो सबसे प्रथम होगा वो सबसे प्राचीन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपका मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, वोल्फ याद रखना ये। ओके, इसके बाद में अवयवी सिद्धांत या पूर्णाकार का सिद्धांत किसने दिया, कोलर ने दिया, और मुख्यतः वर्दिमर और कोपा। ठीक है, इन लोगों के बारे में अपन ने पढ़ा भी था। चौथा है आदर्श मूल्यों का सिद्धांत। आदर्श मूल्यों का सिद्धांत दिया था बागले ने। किसने दिया था भाई, बागले या बावड़ो दियो, जो बावड़ा ने आदर्श को पतो गुण है, मूल्य को पतो गुण है, तो बावड़ो आदर्श और मूल्य का सिद्धांत दे दिया उसने। अधिगम स्थानांतरण के मूल में आदर्श और मूल्य होते हैं, ऐसा कहा जाता है इस सिद्धांत के अंदर। इसके बाद में एक सिद्धांत है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण मतलब सामान्य रूप से अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, सामान्यीकरण का सिद्धांत होता है। इसका प्रतिपादक है CH जड़। जड़ याद रख जो थे, तो जड़ जो थी ना, सामान्य रूप से धीरे धीरे नीचे जाएगी धरती का मायने कोई भी पेड़ पौधा की जड़। पूर्व में अर्जित नियमों का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग लेना ही सामान्यीकरण कहलाता है। भाई पूर्व में जो अर्जित हमारी परिस्थिति नियम है, जो हमने कानून बनाए या फिर कोई चीज़ों को हमने नियम बना करके सीखा या कुछ स्किल अपन ने डेवलप करी पहले, तो वो चीज़ें हम नई परिस्थिति में उपयोग ले रहे हैं, दूसरी परिस्थिति में उपयोग ले रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, वहीं पर सामान्यीकरण का सिद्धांत काम आता है। इसके बाद में दोस्तों छठा है द्वितत्व का सिद्धांत। द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। दो तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, बुद्धि वाले चैप्टर में इनको अपन पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया ढंग से याद करेंगे। ठीक है, तो द्वितत्व वाला सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। ठीक है, अब अधिगम का स्थानांतरण इसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे शिक्षण विधियां हैं। आप सही से शिक्षण विधियों का उपयोग नहीं करोगे ना, तो अधिगम का स्थानांतरण प्रभावित होगा बच्चे का। ठीक, उसके बाद में मानसिक क्षमता, ये भी डिपेंड करती है अधिगम स्थानांतरण को, ये भी प्रभावित करती है। व्यक्तिक विभिन्नताएं, ठीक है, कई बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कई बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, और कई बच्चों की गति जो है सामान्य होती है। तो सभी बच्चों की सीखने की जो गति होती है ना, वो समान नहीं होती, इसलिए व्यक्तिक भिन्नता भी इसमें मैटर करती है। इसके अलावा सामान्यीकरण,
तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये 4 कारक याद रखना, शिक्षण विधियां, मानसिक योग्यता, व्यक्तिगत भिन्नता और सामान्यीकरण। ठीक है, याद रखोगे ना? ओके, तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट होता है अधिगम का पठार। तो अधिगम के चैप्टर का ही एक अलग बिंदु है दोस्तों, इसे हम कहेंगे अधिगम अक्षमता या अधिगम कठिनाई। इस शब्द का पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन 1-2 प्रश्न हमेशा एग्जाम के अंदर यहाँ से आते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ अधिगम अक्षमता या कठिनाई, वैसे तो आपको उस शब्द का मतलब तो ईजिली समझ में आ रहा होगा, जैसा कि लिखा हुआ है कठिनाई आ रही है। और अधिगम का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने में कठिनाई। सीखने में देखो, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सीखने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब ये कठिनाई क्यों आती है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है भाई। क्यों बहुत सारे बच्चे अपने आप में सीख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं सीख पाते हैं। उनके लिए मल्टीपल रीजन्स होते हैं, काफ़ी अलग अलग कारण होते हैं। तो उन कारणों की अपन बात करेंगे कि किस कारण की वजह से बच्चे सीख नहीं पाते। तो बहुत सारे कारण हैं, इन कारणों को हम देखेंगे। ठीक है, तो अक्षमता जो शब्द हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब होता है सीखने की क्षमता के अंदर कमी, या तो ठीक है, या फिर सीखने की अनुपस्थिति, सीखता ही नहीं है बालक, या फिर उसके अंदर जो सीखने की क्षमता है उसके अंदर कमी है, बहुत धीरे सीख रहा है, बहुत धीरे धीरे लर्न कर रहा है, स्लोली लर्न कर रहा है वो। ठीक है, तो जो अधिगम अक्षमता है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो अधिगम और एक अक्षमता, या फिर आप कहें कठिनाई। अधिगम शब्द का मतलब होता है सीखने से, और अक्षमता का मतलब होता है क्षमता के अभाव में, मतलब क्षमता की अनुपस्थिति कह सकते हो या क्षमता का अभाव कह सकते हो। यानी कि सामान्य भाषा में हम बात करें तो अधिगम अक्षमता का मतलब है सीखने की क्षमता या फिर योग्यता की कमी या फिर उपस्थिति। ठीक है, देखो, सीखने में कठिनाइयों को समझने के लिए हमारे को एक बच्चे की सीखने की जो क्रिया है ना, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी देखना होगा। कोई भी प्रभावी अगर हमारे को अधिगम करना है, मतलब प्रभावी रूप से सिखाना है किसी बच्चे को, तो उसके लिए एक मजबूत अभिप्रेरणा चाहिए होती है, सकारात्मक छवि चाहिए होती है, आत्म छवि चाहिए होती है सकारात्मक, उचित अध्ययन की आपके लिए उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब वातावरण की रणनीति होनी चाहिए, आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, सब चीज़ें होती हैं। अब देखो, अधिगम अक्षमता जो शब्द है ना, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था सैमुअल किर्क ने। सैमुअल किर्क नाम का व्यक्ति था, इसने 1963 के अंदर अधिगम अक्षमता नाम के शब्द का प्रयोग किया। एक और अगर हम अपनी भाषा में देखें इसका अर्थ, तो ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति, जो व्यक्ति की सोच, वाक्य पठन, लेखन, अंकगणितीय गणना, इन सबको पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभावित करता है। देखो, जो अधिगम अक्षमता है या अधिगम का जो कठिनाई है, अधिगम में सीखने में जो कठिनाई आती है, ये क्या क्या करता है, व्यक्ति की जो सोच होती है वो इससे डिस्टर्ब होती है, और वाक्य पठन, जो रीड कर रहा है बच्चा पढ़ने के लिए, या फिर जो लिख रहा है, ये चीज़ें हैं, ये प्रभावित होती हैं इससे। और अंकगणितीय गणना, मतलब मैथमेटिकल जो आपके कैलकुलेशंस होते हैं ना, उनको पूरा करने में भी बच्चा अक्षम रहता है। ये सारी चीज़ें हैं इसी के अंदर, तो इसी को कहेंगे हम लोग अधिगम अक्षमता। तो गणितीय अक्षमताएं कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या कारण हो सकते हैं, पठन से संबंधित कौन सी हैं, लेखन से संबंधित कौन सी हैं, इन सब के बारे में हम लोग अलग अलग रूप से डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिए, इसके अंतर्गत वैसे बालकों को शामिल नहीं किया जाता है जो दृष्टि, श्रवण या फिर गामक विकलांगता, संवेगात्मक विक्षोभ, मानसिक मंदता, सांस्कृतिक या आर्थिक दोष के परिणाम स्वरूप अधिनियम संबंधी समस्या से पीड़ित हो। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से समस्याएं हैं ना बच्चों के अंदर, विकलांगता आ गई मान लीजिए कोई, ठीक है, या फिर आंखों के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या है, हाथों में एक तरफ का हाथ काम कर रहा है एक तरफ का नहीं कर रहा, दोनों तरफ के नहीं कर रहे, एक तरफ का पैर काम कर रहा है एक तरफ का नहीं कर रहा, या दोनों पैर भी काम नहीं कर रहे, दोनों हाथ भी काम नहीं कर रहे, इस प्रकार से अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि यहाँ पर जो सामान्य रूप से दृष्टि, श्रवण, गामक जो विकलांगता है और संवेगात्मक चीज़ें हैं, संवेगात्मक रूप से कई लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना किसी परिस्थिति की वजह से, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। बाकी तो जो नेचुरल रूप से जिनको होता है ना, वो अपने आप से कोई बीमारियां हो जाते हैं, कई डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो उनको इसमें शामिल किया जाता है। चलो, अब अपन कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं अधिगम अक्षमता के लक्षणों के बारे में। देखो, अधिगम की अक्षमता को समझने के लिए इसके लक्षण हमारे को देखने पड़ेंगे, और लक्षण याद करना मुश्किल नहीं है, आप बिना याद किए भी सब कुछ समझ जाओगे, बस थोड़ा ध्यान दे लो यहाँ पे। देखो, एक तो है बिना सोचे समझे विचारे कार्य करना।
जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे होते हैं ना, जिनको सीखने में समस्या आती है, वो बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करेंगे। मतलब उसके रिजल्ट के बारे में पता नहीं होगा, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो उसके बारे में उनको पता नहीं कि क्या रिजल्ट निकलने वाला है, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये उनको पता नहीं होता है। उपयुक्त आचरण नहीं करेंगे, वो किसी को भी गाली दे देंगे या पत्थर फेंक देंगे किसी के ऊपर भी, ऐसा व्यवहार करने वाले बच्चे इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा निर्णयात्मक क्षमता का अभाव होता है। ये जो बच्चे होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं, ये निर्णय लेकर के डिसीजन मेकर नहीं होते हैं, डिसीजन लेने वाले नहीं होते हैं, डिसीजन लेकर के कोई काम नहीं करते हैं। ये जब कर देते हैं बस कुछ काम है तो उसको, स्वयं के प्रति लापरवाही भी बरतते हैं ये लोग, खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, पर्सनल लाइफ को कोई फोकस नहीं करते हैं, खुद से प्रेम नहीं करते हैं ये लोग, ऐसे समझिए। इसके अलावा सामान्य कार्य को संपादित करने के लिए भी इनको बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। एक सामान्य काम है जो कि अपन देख करके बता सकते हैं कि ये काम ऐसे होगा, लेकिन उन बच्चों को वो काम वैसे समझ में नहीं आता है, ये बात है। उसके बाद में पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल नहीं होते हैं। ये जो स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उनमें भी ये शामिल नहीं होते हैं, या स्कूल से भग जाना, कई ऐसी क्रियाएं करते हैं ना बच्चे, वो वाले बच्चे आएंगे इसमें। क्षीण स्मरण शक्ति वाले, जिनका IQ लेवल बहुत कम होता है ना, वो बच्चे इसमें शामिल होते हैं। उसके अलावा लक्ष्य से आसानी से विचलित होना, ये बच्चे जो है लक्ष्य से बहुत इजीली विचलित हो जाते हैं। मान लीजिए इन्होंने टारगेट बना लिया कि मैं शिक्षक बनूंगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, वो ये टारगेट हमेशा के लिए नहीं बना करके रखते जब तक वो शिक्षक नहीं बन जाते हैं, बीच में वो विचलित हो जाते हैं, कुछ और, मैं तो शिक्षक नहीं बनूंगा, मैं तो स्पोर्ट्स में जाऊंगा, मैं तो ये करूंगा, हर 5, 10, 15 दिन बाद में उनके लक्ष्य बदलते रहते हैं, तो वो बच्चे इसमें शामिल होते हैं। सामान्य ध्वनि और दृश्य जो होते हैं, मतलब जो आवाज़ें आती हैं और जो देखने के लिए जो प्रतीक होते हैं, उनके प्रति इनका आकर्षण जो होता है ना, वो बढ़ जाता है। अलग अलग के प्रति इनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। ध्यान कम केंद्रित कर पाते हैं ये। एक ही स्थिति में शांत एवं स्थिर रहने की असमर्थता इनकी होती है। मतलब इनको कहा जाए ना कि भाई तू इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर, तो वो उस चीज़ को तो छोड़ेंगे, 1 आध मिनट पढ़ने के बाद में दूसरी चीज़ पे चले जाएंगे, फिर दूसरी को छोड़ेंगे, तीसरी पे, मतलब पूरी नहीं कर पाएंगे एक चीज़ को वो, ठीक है। जैसे कि आप में से भी कई लोग करते हैं ऐसा, तो कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो उसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं, अरे उसको तो क्लियर करो पहले, इंटरेस्टिंग टॉपिक की आपको सिलेक्शन थोड़ी दिला देगा। स्व प्रगति के प्रति लापरवाही, स्व प्रगति जो मतलब खुद की प्रगति के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं ये बच्चे, कि अपने को स्कूल में अच्छे अंक लाने हैं, कल क्लास में सबसे अच्छे अंक लाने, इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। कार्य करने की गति भी इनकी बहुत धीरे होती है, मंद गति होती है, लिखने की गति भी, पढ़ने की गति भी बहुत स्लो होती है, सभी काम कोई फिजिकल एक्टिविटी है वो करने की गति भी इनकी बहुत स्लो होती है, तो इस तरह से होता है, ठीक। उसके बाद में दोस्तों अधिगम अक्षमता के कुछ प्रकार होते हैं। लक्षण देख लिए अपन ने, लेकिन प्रकारों के बारे में देखेंगे। अभी प्रकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रकारों में जो प्रमुख अक्षमताएं हैं या विकृतियां जो हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। 4 तरह की विकृतियां होती हैं मोस्ट प्रोबब्ली, आपको याद रखना है, इनमें से प्रश्न आता है। तो एक तो होती है पठन से संबंधित कठिनाई, मतलब पढ़ने से संबंधित, ठीक है ना, रीडिंग, क्या रीडिंग। एक होती है गणितीय अक्षमताएं, जो गणितीय गणनाओं वाला मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है ना, वो वाली अक्षमता या विकृति भी होती है बच्चों में। एक होती है लेखन से संबंधित, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग से संबंधित होता है। और एक होती है मौखिक अक्षमता, ठीक है ना, स्पीकिंग वाली, स्पीकिंग, ठीक। तो स्पीकिंग वाली होती है, गणितीय होती है, पठन होती है, लेखन। ये संबंधित 4 विकार बच्चों में पाए जाते हैं, पठन संबंधी विकार, गणितीय विकार, मौखिक विकार और लेखन संबंधी विकार। तो इनको अपन 4 को एक बार तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे देखेंगे, और फिर इन 4 के कुछ उपभाग भी हैं कई सारे, उनको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो आपको ये याद करनी है कि कितने प्रकार के विकार होते हैं। एक तो अक्षमता पठन वाली, एक लेखन संबंधी विकार, एक गणित संबंधी विकार और एक मौखिक विकार। मतलब जिस बच्चे को बोलने में समस्या आए वो आपका मौखिक विकार हो जाएगा, जिसको लिखने में समस्या आए वो आपका लेखन संबंधी विकार हो जाएगा, जिसको पठन संबंधी समस्या आए वो आपका पठन विकार हो जाएगा, और जिसको गणितीय कैलकुलेशंस करने संबंधी समस्याएं आए ना, वो बच्चा आपका क्या हो जाएगा, आपका गणितीय क्षमता वाला बच्चा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इनके अंदर कुछ आपको जो डायरेक्ट प्रश्न पूछता है ना, जो आपको मैं यहाँ पर कुछ 10 चीज़ें बताऊंगा, 10 नाम बताऊंगा जो आपको याद करने हैं। एक तो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में ध्यान रखना, पठन संबंधी विकार है ये। यहाँ पर देखा ना अपन ने पठन अक्षमता, तो पठन जो अक्षमता है, पठन विकार है, इसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। इन याद गए करोला थे। देखो पढ़ने के लिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो अपने को क्या कहते हैं, अरे फडले ढीलो गए पड़े से, ढीलो मतलब डी और ले आ रहा है इसमें, देखो पडले ढीलो गए पड़े से, तो डिसलेक्सिया याद हो गया आपको। इसके बाद में चलते हैं डिसग्राफिया।
डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार। अब देखो यहाँ पर एक ग्राफ शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, ग्राफ शब्द आ रहा है। तो ग्राफ तो लिखने से संबंधित ही है ना, ग्राफ तो बनाया जाता है ना, हाथों से बनाया जाता है या फिर मशीन से। तो मशीन को भी तो बना करके अपन ने दिया, हाथों से काम किया, तभी तो उसमें वो सिस्टम जनरेट हुआ कि वो ऑटोमेटिक काम कर पाता है। ग्राफ जो है हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है ना, लिखते हैं अपन ग्राफ के अंदर। मतलब जैसे अपन ने ग्राफ के देखे थे ना, वहाँ पे कर्व बनाए थे, तो वो ग्राफ के अंदर तो बना रहे थे अपन। अदीम का पठार का कर्व अपन ने बनाया था, तो वो ग्राफ में ही तो काम हो रहा था, ठीक है। तो वो अपन बना रहे थे, मतलब लेखन कार्य हो रहा था वहाँ पे। तो डिसग्राफ लेखन संबंधी विकार है ये। तो ग्राफ से आप याद रखना लेखन संबंधी विकार। और ढीला से संबंधित कायराकुला पढ़ने से संबंधित। एक है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल संबंधी विकार। देखो गणित में क्या होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं। कैलकुलेशन मतलब गणनाएं, ठीक है ना। तो कैलकुलिया, कैलकुलेशन, कैलकुलिया ऐसे याद रखो, बहुत ईजी है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैं बता रहा हूँ ना, उस मेथड को आप या तो लिख लेना या याद कर लेना, जो मैं मेथड बता रहा हूँ उस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में ऐसे फट से आंसर करोगे तुम लोग। उसके बाद में डिस्फेजिया। डिस्फेजिया है, डिस्फेसिया भी कहते हैं और डिस्फेजिया भी कहते हैं इसको। तो ये वाक संबंधी विकार है। वाक मतलब मौखिक अक्षमता वाला विकार है, ये वाक संबंधी विकार आता है दोस्तों। इसको क्या कहेंगे, वाक संबंधी। तो क्या है ना, कई लोग ज़्यादा झूठ नहीं बोलते हैं, तो उनको क्या कहते हैं अपन, फेंक दियो भाई आपका तो बहुत लंबी फेंकी है ना, अति लंबी नहीं है, ज़्यादा वेरेज है ना। तो फेजिया फेंक दिया, फेंक दिया। वाक संबंधी अक्षमता, मौखिक अक्षमता, फेंक दिया, मुंह से ही तो बोलते हैं ना, तो बोलते हैं तो बहुत फेंक दिया, फेजिया फेंक दिया, याद हो जाएगा। ओके, इतना ही तो हिंट चाहिए अपने को कोई शब्द की पकड़ के लिए। फिर उसके बाद में आता है डिस्प्रेक्शिया। डिस्प्रेक्शिया तो लेखन, चित्रांकन संबंधी विकार है ये। चित्र देखो है ना, और लेखन क्या करते हैं अपन, चित्र अपने को देखो, पहली बार आपसे कहा जाए कि यार आप लोग क्या करोगे, एक चिड़िया का क्या बना दो, चित्र बना दो, एक चिड़िया का बना दो दोस्तों चित्र, ठीक है। आपसे कहा जाएगा एक चिड़िया का क्या बना दो, आप लोग चित्र बना दो। चिड़िया, हो सकता है पहली बार में चिड़िया का चित्र ना बने, अब देखो मेरे से नहीं बनाना, लेकिन मैं अगर बार बार प्रैक्टिस करूंगा ना, बार बार प्रैक्टिस में करूंगा तो चिड़िया का चित्र मैं बनाना सीख सकता हूं। समझ में आ रही है बात आपको। लेखन, अगर आपको अपना लेखन सुधारना है तो एक दो बार लिखने से थोड़ी आपका लेखन सुधरेगा। अरे मैंने कई बार कोशिश करी, मैंने बार बार मेहनत करी, एक एक वर्ण के ऊपर मेहनत करी, तब मैं बढ़िया से लिख पाता हूँ, तब मैं बढ़िया कै लिख पाता हूँ, तब मैं बढ़िया बै लिख पाता हूँ, तब लिख पाता हूँ ना मैं ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करी है दोस्तों, प्रैक्टिस करी है। आपने दोस्तों एक लाइन जरूर पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, एक इंग्लिश में लाइन पढ़ी होगी आपने, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये वाली लाइन जरूर आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। इसका मतलब क्या होता है, अभ्यास हमारे को परिपूर्ण बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अभ्यास से व्यक्ति परिपूर्ण बनाता है। तो प्रैक्टिस जो है ना ये इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रैक्टिस चित्रों की कर सकते हैं अपन, तब अपने को आ सकता है लेखन संबंधी। तो ये भी आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है सर। इसके बाद में देखो यहाँ पर याद करवाने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ एक एक की। उसके बाद में डिसऑर्थोग्राफिया, डिसऑर्थोग्राफिया तो वर्तनी संबंधी विकार है ये। वर्तनी संबंधी विकार मतलब जो वर्तनी व्याकरणात्मक जो चीजें होती है ना उसके संबंधी, मतलब लिखने में समस्या आ जाती है बच्चे को, लेखन संबंधी समस्या है ये भी, डिसऑर्थोग्राफिया। वैसे जो ऑर्थोलॉजिस्ट होता है वो आपका पेन वगैरह का जो होता है ना वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थोग्राफिया से याद क्या करोगे आप लोग, वर्तनी संबंधी विकार है ये। भाई ऑर्थो लिखने में कई बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ऑर्थोग्राफिया लिखने में प्रॉब्लम आएगी तो वर्तनी संबंधी प्रॉब्लम है। एक है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। क्या होता है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये क्या होता है दोस्तों, श्रवण संबंधी विकार है। मतलब हमारी जो सुनने की क्षमता होती है ना वो कई बच्चों की बहुत कम होती है, तो ये श्रवण संबंधी विकार होता है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी याद रखना, ओडी देखो, ऑडियो जो है ना, ऑडियो, ऑडियो सुनते हैं ना अपन गाने वगैरह, तो उनको ऑडियो ही बोलते हैं, तो ये ऑडियो ही है, ये मान लो। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऑडियो से संबंधित श्रवण संबंधी विकार है ये, आया ना समझ में। इसके बाद में चलते हैं विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर का मतलब हो गया दृश्य प्रतिक्षण संबंधी क्षमता संबंधी विकार। दृश्य, ठीक है, विजुअल जो परसेप्शन, विजुअल मतलब दृश्य हो गया ना आपका, आपको दिख रही है कुछ चीज। परसेप्शन डिसऑर्डर मतलब प्रतिक्षण क्षमता संबंधी विकार है ये।
तो दृश्य विकार कौन सा हो गया? विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। इसके बाद में सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है एक। तो इंद्रिय समन्वय संबंधी क्षमता संबंधी विकार, तो जो हमारी सेंसरी होती हैं, मतलब जो इंद्रिय होती हैं, उनके बारे में याद रखना। बस इंग्लिश और हिंदी का खेल है, इसके अंदर और कुछ ही नहीं है। तो इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार को क्या कहलाता है? सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कह सकते हो आप इसको। इसके बाद में एक आता है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर जो है ये आपका संगठनात्मक पठन संबंधी विकार है। संगठन बनाने से संबंधित, संगठन में ना बैठ पाते हैं कई बच्चे, संगठन में बात नहीं कर पाते हैं समूह में बैठ करके, उससे संबंधित विकार होता है ये वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 5 है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और बाकी के जो 6 से लेकर के 10 हैं, ये वाले 5 ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण डिसऑर्डर्स हैं जिनको भी आपको याद रखना है। ठीक, अब चलते हैं अपन आगे। पठन संबंधी जो विकार हैं या विकृतियां हैं इनको देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे डिसलेक्सिया को, फिर एलेक्सिया को और फिर हाइपरलेक्सिया को। ये 3 नाम याद रखने हैं भाई। सर फिर नहीं, आगे आगे बिल्कुल आगे। जो डिसलेक्सिया होता है उसमें अपन एलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अपन डिसलेक्सिया को पढ़ रहे हैं। तो डिसलेक्सिया की बात करें ना अपन, तो डिसलेक्सिया शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं डस और लेक्सिस। कौन से हैं? डस प्लस में एक है लेक्सिस। ठीक है, तो डिस प्लस लेक्सिस से मिलकर के बना है कौन सा? डिसलेक्सिया बना है। और ये दोनों शब्द किस भाषा के हैं भाई? ग्रीक भाषा के हैं। समझ में आ गई बात? ओके, जिसका अर्थ क्या होता है? कठिन भाषा या डिफिकल्ट स्पीच कह सकते हो, डिफिकल्ट लैंग्वेज कह सकते हो आप लोग। तो डिसलेक्सिया का अर्थ क्या हो गया? कठिन भाषा या डिफिकल्ट लैंग्वेज। ठीक है, देखो डिफिकल्ट डिसलेक्सिया। ठीक है, ओके, आगे हम चलें। तो इस शब्द की जो खोज करी गई थी वो 1887 में जर्मन रुडोल्फ बर्लिन ने करी थी। ये नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, रुडोल्फ बर्लिन। रुडोल्फ गोइकले मत कर देना, बर्लिन है यहाँ पे ये। ओके, रुडोल्फ बर्लिन ने ये जो डिसलेक्सिया है ना, इसको एक और नाम दिया, शब्द अंधता। क्या कहा भाई इसको? शब्द अंधता भी कहा है। क्या कहा है भाई? शब्द अंधता भी कहा है इसे। तो ध्यान रखना कि बताइए कौन सा वो शब्द है जिसको शब्द अंधता कहा है रुडोल्फ बर्लिन ने, या फिर कौन से, या फिर डिसलेक्सिया को किस और नाम से जाना जाता है? तो शब्द अंधता के नाम से जाना जाता है। ठीक, ओके, आगे दोस्तों अपन चलते हैं। तो कुछ और बातें करनी है, जैसे जो डिसलेक्सिया है ना, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। डिसलेक्सिया के लक्षणों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक तो शब्दकोश का अभाव, बच्चों में शब्दकोश बच्चे नहीं सीख पाते हैं अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा और मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो एक होती है वर्णमाला सीखने में कठिनाई। वर्णमाला को भी सीखने में कठिनाई आती है बच्चों को। स्वर वर्ण जो होते हैं उनका लोप कर देते हैं बोलते समय। ठीक है, जैसे मान है, आपको मान सर पढ़ा रहे हैं, तो मान के अंदर देखो मैं और फिर आ की मात्रा है, फिर न है और फिर ए है, लेकिन वो न को तो बोल देंगे, न को तो वो बोल देंगे, लेकिन मान के अंदर वो मन ही बोल देंगे, मन ही बोल देंगे, मान आ की मात्रा को उठा देंगे, मतलब स्वर वर्णों का लोप हो जाता है। अक्षरों की ध्वनि नहीं सीख पाते हैं। जो अक्षर होते हैं ना, उनकी अच्छे से ध्वनि या फिर प्रोनाउंसिएशन करना वो नहीं सीख पाते हैं, अच्छे से ध्वनि को नहीं सीख पाते हैं ये बच्चे। अक्षरों की ध्वनि, मतलब जैसे मान बोल रहे हैं अपन, लेकिन बच्चा मन लिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है? वो अक्षर की ध्वनि को ढंग से नहीं सीख पा रहे हैं, तभी तो जो स्वर वर्ण है उनका लोप हो रहा है। इसके बाद में शब्दों को उल्टा पढ़ना, जैसे मान को नाम पढ़ रहा है बच्चा, भाई न के आ की मात्रा लगा रहा है और मैं के हटा करके इसके लगा रहा है, मैं को बाद में कर रहा है, तो मान को क्या पढ़ रहा है बच्चा? नाम पढ़ रहा है। तो उल्टे अक्षर पढ़ना भी आपका इसी में आता है। इसके अलावा इनकी जो याद करने की जो शक्ति है ना, स्मरण शक्ति जिसको बोल सकते हैं, जो मतलब मेमोरी पावर जो होता है ना, मेमोरी पावर, वो इनका लो होता है बच्चों का। बटन ये बंद नहीं कर पाते हैं, जो फैन वगैरह के जो बटन होते हैं ना, इनको बंद करने में, स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने में भी ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर बंद होगा कि नीचे बंद होगा, ऐसे कन्फ्यूजन ही रहती है इनको बार बार। समान उच्चारण ध्वनियों को पहचान ना पाना, समान उच्चारण कई सारी ध्वनियाँ होती हैं, उनको वो पहचान नहीं पाते हैं, इनमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे एक तो होता है लड्डू, है ना, और एक बोलते हैं अपन लाडू, तो बच्चा लाडू ही समझ लो बच्चों, है ना, आप नई भाषा में लड्डू भी बोल रहे हो तो लाडू ही समझ लो, लाडू, लाडू की बात करी चवाई जड़े। भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव, भाई भाषा बच्चे को पढ़ाया जा रहा है ना, तो बच्चा भाषा का अर्थ, कई शब्द जो होते हैं जिनके अर्थ समझ में आते हैं तभी हमें वो चीज़ समझ में आती है, जैसे अपन इसमें करते हैं मनोविज्ञान में।
तभी तो आता है ना सब चीज़ समझ में। इसीलिए मैं आपको हर एक शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके अर्थ समझ में आ गया ना तो अर्थ समझने का ही खेल है यहाँ पे पूरा का पूरा। तो भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव होता है। हस्त कौशल के अंदर निपुणता का भी अभाव होता है, मतलब लेखन संबंधी जो चीज़ें हैं उनमें भी बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, कमियाँ। ओके, आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में पहचान परीक्षण है दोस्तों एक, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इनके बारे में अगर पहचान परीक्षण की बात करें कि इनका पहचान के लिए कौन सा परीक्षण है कि बच्चे के अंदर कौन सा डिसऑर्डर पाया जाता है ना। तो इसके लिए एक तो एलेना बोर्डर, ठीक है, एलेना बोर्डर है, इन्होंने एक डेवलप किया था बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न 1973 के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जोनर ब्लेजर स्टॉप स्केल, ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया था, डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग परीक्षण और डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट आप इसको कह सकते हो। ये भारत के अंदर ज़्यादा अप्लाई होता है, ठीक है, जोनर ब्लेजर स्टॉप स्केल परीक्षण याद रखिएगा, ठीक है, इन दोनों परीक्षणों को याद रखना। इनके द्वारा ये जो डिसऑर्डर है ना बच्चों में पता लग जाता है। उपचार क्या है, उपचार है पूर्ण उपचार संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ हद तक इसको प्रभावी शिक्षण के माध्यम से इसका उपचार किया जा सकता है। अगर टीचर चाहे, घर में लोग चाहें तो बच्चे का कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है। जो कमियां हैं बच्चे के अंदर उनको पूरी तरह से नहीं हो सकता, लेकिन सुधार किया जा सकता है कुछ नियमों के माध्यम से, कुछ मेथड्स के माध्यम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आता है एलेक्सिया, क्या आता है दोस्तों, एलेक्सिया आता है, ठीक है ना, एलेक्सिया, पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाता है। यहाँ पे पठन संबंधी अक्षमता होती है। ये क्या होती है दोस्तों, पठन संबंधी अक्षमता होती है, याद रखना। एलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है। इसके अलावा है एक हाइपरलेक्सिया, इसके अंदर 3 देखेंगे। हाइपरलेक्सिया जो है वो है शब्द या वाक्यों का ज्ञान ना होना। अब देखो यहाँ पे कैटेगराइज किया जा रहा है इन चीज़ों को कि किस डिसऑर्डर में कौन सी स्पेसिफिक चीज़ की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो हाइपरलेक्सिया जो है आपका, ये शब्द या वाक्य को, शब्द या फिर वाक्यों का ज्ञान ना हो पाना बच्चे को, यहाँ पर जो डिसऑर्डर पाया जाएगा वो पाया जाएगा आपका हाइपरलेक्सिया। इसके अलावा हाइपरलेक्सिया की बात अपन कर रहे हैं तो इससे ग्रसित जो बालक होते हैं ना, शामपट पर लिखे हुए अक्षर जो होते हैं और जो शब्द होते हैं उनको समझ नहीं पाते हैं, और इस समस्या के निदान के लिए बालकों को एक कक्षा में एक उचित वातावरण देना चाहिए, एक उचित जगह देनी चाहिए। खिड़की के सामने, पहले भी अपन ने बात करी थी, खिड़की के पास में बैठाना चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पे जो डिसलेक्सिया है इसके दोनों प्रकार अपन ने देखे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 ही प्रकार हैं, इनको थोड़ा सा कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में हमारे पास में आता है दोस्तों लिखने या फिर लेखन संबंधी जो विकार है ना उसके बारे में, मतलब राइटिंग संबंधी जो विकार है उसके बारे में। तो यहाँ पे 4 प्रकार के विकार आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा डिसग्राफिया, एक मिलेगा डिस्प्रेक्सिया, एक मिलेगा एप्रेक्सिया, एक मिलेगा एग्रेसिया। सर बहुत कन्फ्यूजन है। अरे यार कन्फ्यूजन तो होनी है। देखो पूरे अधिगम के पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहीं होती है ना तो वो इस वाली चीज़ में होती है, अधिगम अक्षमताओं वाले पॉइंट में होती है, बिंदु में होती है, ठीक है। तो बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इनके शब्दों के अर्थ समझ जाओ, इसीलिए मैंने शुरुआत में वो चीज़ें लेकर के उनकी ट्रिक के माध्यम से याद करवाया, वहीं से आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा, ये मानो आप। यहाँ पर तो अपन चीज़ों को विस्तार दे रहे हैं, बाकी प्रश्न तो आपका वहाँ से भी लगभग आ जाएगा, ठीक। तो मैं आके 1 बाय 1 करके अपन देखते हैं। एक तो डिस्ग्राफिया को देखते हैं अपन सबसे पहले। तो जो डिस्ग्राफिया है इसको देखिए, ये क्या है, वर्तनी संबंधी कठिनाई वाली बात है। वर्तनी को लिखने में, मतलब शुद्ध लिखने में समस्या आती है बच्चे को, ये लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है भाई। सही नहीं लिख पाओगे तो लेखन क्षमता जो है आपकी वो प्रभावित होनी ही होनी है। खराब हस्तलेखन, मतलब जो राइटिंग है आपकी लिखने की वो खराब हो जाए, वो भी एक इसी में आता है। जिस बच्चे खराब होती है तो वो डिस्ग्राफिया से पीड़ित होता है। अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई होती है। जो विचार होते हैं ना दोस्तों, उनको लिपिबद्ध करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लिखते समय स्वयं से बातें करना, ठीक है, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं। अपूर्ण अक्षर या शब्दों को लिखना, पूरे शब्द नहीं लिख पाते, अपूर्ण अक्षर लिख पाते हैं, ठीक है, अच्छे से। लेखन अभ्यास के माध्यम से डिस्ग्राफिया का उपचार किया जा सकता है। लेखन का अगर बार बार अभ्यास किया जाए ना तो इसके अंदर आदमी परफेक्ट बन सकता है। डिस्ग्राफिया का उपचार संभव है, बट ये किससे है, प्रैक्टिस से संभव है, ठीक। ओके, आगे हम चलते हैं। देखो यहाँ पर जो है ना,
जैसे बच्चा मान लीजिए ऐसे लिख रहा है, ये मान लीजिए लाइन भी ऐसे बना रहा है और फिर उसके बाद में पहले यहाँ ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है और फिर ऐसे कर दिया और बोल दिया कि मैंने क्या बना दिया, ऐसे ऐसे लिख करके। अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा आपका दिमाग यूज करोगे और बच्चे को बार बार कहोगे कि बार बार प्रैक्टिस कर। अगर फिर भी समस्या आ रही है ना, तो आप लोग अपना दिमाग यूज करके क्या करोगे, देख बेटा पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपने को ऐसे लाइन बनानी है, ठीक, सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाना सिखाओ उसको। ओके, ये लाइन बार बार इसी लाइन की प्रैक्टिस करवाओ बच्चे को कि सीधी लाइन बनाओ, बस ऐसे सीधी लाइन बनाओ बस। तो बच्चा जैसे सीधी लाइन बनाना सीख जाएगा, उसके बाद में उसको सीधी लाइन के नीचे एक और लाइन बनाना सिखाओ, एक और लाइन बनाना सिखाओ। अगर आपको पता है कि वो बच्चा अल्फ़ाबेट पूरे सीख चुका है और उसको क्या लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो अल्फ़ाबेट में उसको याद दिलाओ कि बच्चा जो टी फॉर टाइगर अपन लिखते हैं ना, ऐसे टाइगर बना दो, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। यहाँ पे टाइगर बना दिया, टाइगर बनाने के बाद में बेटा जो अपन ओ फॉर ऑरेंज बनाते हैं ना, तो इधर की साइड में ओ फॉर ऑरेंज बना दो, इधर की साइड में क्या बनाना है, ओ फॉर ऑरेंज बनाना है, ठीक है। और फिर जस्ट आपको क्या करना है, ऐसे कर देना है और फिर कैफ और कबूतर बन जाएगा। बताओ, इस तरह से आपको स्टेप फॉलो करनी है तो राइटिंग में सुधार हो सकता है, इस तरह से हस्तलेखन में सुधार हो सकता है। जो बच्चे का डिस्ग्राफिया से पीड़ित है वो बच्चा बाहर निकल सकता है इससे, ठीक। आगे चलते हैं। डिस्ग्राफिया के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे एग्राफिया, ठीक है, स्थानिक एग्राफिया। तो एग्राफिया की बात करें ना अपन, तो शुद्ध रूप से लिखावट संबंधी अक्षमता है, मतलब शुद्ध रूप से नहीं लिख पाता है बच्चा, शुद्ध रूप से लिखावट संबंधी अक्षमता क्या है, एग्राफिया है। उसके बाद में स्थानिक एग्राफिया की बात करें अपन, तो इसमें क्या होता है ना, अक्षर लिखने की जो आधार रेखा है, अक्षर लिखने की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, तो बच्चा क्या करता है, कई बार ऐसे लिख देता है, कैसे कबूतर को, कई बार कबूतर को यहाँ लिख देगा, कई बार कबूतर को यहाँ लिख देगा, कई बार यहाँ लिख देगा, कई बार वो ऐसे करके फिर ऐसे लाइन बना देगा, इस तरह से लिखेगा। मतलब आधार जो रेखा है ना उस पर नहीं लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा वो, बिल्कुल कै खे गे, इस तरह से सीक्वेंस में नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं कमियां वो बहुत सारी छोड़ेगा। तो ये होता है स्थानीय, स्थानीय जगह पे नहीं लिख पा रहा है बच्चा, तो आधार रेखा पर लिखने में कठिनाई होती है। ऐसे बालकों अक्षरों को, ऐसे जो बालक होते हैं वो अक्षरों को एक लाइन में लिख करके ऊपर नीचे लिख देते हैं, ठीक है, एक लाइन में नहीं लिख पाते हैं, वो ऊपर नीचे कर देते हैं अक्षरों को। इसके बाद में दोस्तों एग्राफिला, एक आता है एग्राफिला। देखो फिला की बात हो रही है, एग्राफिला, तो लिखने की कठिनाई के साथ साथ में पढ़ने और बोलने संबंधी कठिनाई भी आती है, तो वहां पर एग्राफिला काम करता है। भाई सारी कठिनाइयाँ, लिखने संबंधी कठिनाई, पढ़ने संबंधी कठिनाई, बोलने संबंधी कठिनाई, तो ये क्या, पठन, वाक और लेखन, तीनों कठिनाइयाँ जो है आपकी एग्राफिया में आती हैं। अरे मैंने आपको बता रखा है लाली शर्मा, लाली शर्मा कहाँ वाली, राजस्थान वाली, लाली शर्मा राजस्थान वाली। तो लाली शर्मा राजस्थान वाली की अगर बात करें ना अपन दोस्तों, तो लाली शर्मा जो राजस्थान वाली है ये क्या करती है, एल मतलब लिसनिंग। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या कह रहा है ये, देखो बोलने संबंधी, ये तो बोलने संबंधी तो स्पीकिंग है, एस है, और लेखन संबंधी डब्लू है, राइटिंग है। लिखने संबंधी कठिनाई के साथ साथ में और पढ़ने संबंधी, ठीक है, रीडिंग आर, तो राइटिंग, तो ये तो क्या हो जाएगा वाली, डब्लू से तो वाली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आर से क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक, आर से राजस्थान, और एस से क्या हो जाएगा आपका शर्मा, ठीक है। और एल जो है ना, एल, इससे लाली हो ही जाएगा लिसनिंग से। भाई सबसे पहला जो कौशल होता है ना भाषा सीखने का वो लिसनिंग होता है, लाली होता है, लाली शर्मा, सुनना कौशल होता है। उसके बाद की जो 3 कौशल है ना उनमें कठिनाई अगर हो रही है बच्चे को, तो वो है एग्राफिला। तो शर्मा राजस्थान वाली, शर्मा राजस्थान वाली जो है ना, वो तीनों में कठिनाई हो रही है ना, तो एग्राफिला से पीड़ित है बच्चा, लिखने संबंधी, बोलने संबंधी और पढ़ने संबंधी, ठीक। इसके बाद में डिस्प्रेक्सिया आता है, दूसरे नंबर का अपना जो विकार है वो, इसका हो गया। डिस्प्रेक्सिया की बात करते हैं, तो डिस्प्रेक्सिया जो है ना मेरे भाई, डिस्प्रेक्सिया की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है ना, लिखने संबंधी और चित्रांकन करने संबंधी कठिनाई महसूस करता है बच्चा, ठीक है ना, डिस्प्रेक्सिया के अंदर। इसके अलावा इसे शारीरिक कौशल विकार या तंत्रिका तंत्र विकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शारीरिक कौशल विकार या तंत्रिका तंत्र विकार भी कहते हैं, या फिर तंत्रिका तंत्र विकार से जुड़ा हुआ विकार है और शारीरिक कौशल से जुड़ा हुआ विकार है। आगे चलिए, एप्रेक्सिया जो है ना, एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया है आपका शारीरिक विकार, ठीक है ना भाई, एप्रेक्सिया जो है आपका शारीरिक विकार है।
एप्रेक्सिया के बारे में ध्यान रखना, ये फिजिकल डिसऑर्डर होता है। तो इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित कठिनाई आती है बच्चे को या व्यक्ति को, ठीक है। जैसे लेखन नहीं कर पाना, वो लिख नहीं पाता है बच्चा, तो मांसपेशियों के संचालन में कठिनाई आती है, ये प्रॉब्लम होती है इसमें एप्रेक्सिया में। हाथ व आंखों के समन्वय को वो स्थापित नहीं कर पाता है भाई, जहाँ पर वो देख रहा है ना वहाँ पर वो हाथ से नहीं लिख सकता। जैसे मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ राम, है ना, तो बच्चा चलो लिख रहा है लेकिन वहाँ पर उसकी दृष्टि नहीं होगी। ऐसी प्रॉब्लम भी बहुत सारे बच्चों में पाई जाती है, ये हकीकत है, ठीक। ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ विकार है और चलने, लिखने और टहलने में भी बच्चे को कठिनाई होती है। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिसऑर्डर है एप्रेक्सिया, ठीक। उसके बाद में आगे चलते हैं एग्रेफिया। एक आता है एग्रेफिया। तो एग्रेफिया क्या होता है, एक सीधी लाइन में नहीं लिख पाना। एग्रेफिया को वैसे ऊपर देख लिया अपन ने। तो इसकी अगर बात करें अपन, इसके अलावा जो होता है ना दोस्तों, इसके अलावा आती हैं गणितीय अक्षमताएं, ठीक है, या गणितीय अक्षमता संबंधित विकार, मैथमेटिकल डिसेबिलिटी जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर 3 तरह के डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, एक तो लेक्सिकल, एक ग्राफिकल और एक होता है वर्बल। तो लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया, एक होता है ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया और एक होता है वर्बल डिस्कैल्कुलिया। इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये तीनों की तीनों विकृतियां पाई जाती हैं बच्चे के अंदर, है ना। अब अगर बात करते हैं लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया की, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको जाना जाता है गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य डिस्कैल्कुलिया भी इसको कहा जाता है। इसमें जो अंक होते हैं, है ना, और जो संख्या होती है, ठीक है, उसके अलावा इनके अर्थ को समझने में बालक अयोग्य हो जाते हैं। कई बार सूत्र वगैरह जो होते हैं ना, उनको अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चों को। चिन्ह वगैरह को नहीं पहचान पाते हैं, नाम नहीं पहचान पाते हैं, चेहरा नहीं पहचान पाते हैं, फिर वो गणितीय प्रक्रियाओं को क्या ही समझेंगे, ठीक है। उनको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन सब दिशाओं का ज्ञान उनको नहीं होता है। जैसे चेक बुक वो लोग भरने में बहुत सारी हिचकिचाहट होती है, यार कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, चेक बुक को नगद भुगतान करने में उनको प्रॉब्लम होती है, डर लगता है मतलब उनको उन चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो इसका उपचार तो संभव है वैसे, फ्लैश कार्ड वगैरह जो होते हैं ना वो दे करके इनको प्रैक्टिस करवा कंप्यूटर गेम्स वगैरह खिला करके इनका जो हेजिटेशन है उसको हटाया जा सकता है, डर जो है उसको भगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन पहले को डिस्कैल्कुलिया को देखते हैं अपन। डिस्कैल्कुलिया, इसमें अंक, संख्या, इनके अर्थ को समझने में, सूत्रों के प्रयोग में कठिनाई आती है, ठीक। अब जैसे डिस्कैल्कुलिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्कैल्कुलिया है, ठीक है। अब ये तो डिस्कैल्कुलिया की चीज़ें हैं जो जैसे वर्बल डिस्कैल्कुलिया हो गया, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया हो गया और लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया हो गया। तो ये डिस्कैल्कुलिया के अंदर मोस्ट प्रोबेबली सब चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे नाम व चेहरा पहचानने में कठिनाई होती है बच्चे को, चिन्ह वगैरह को पहचानने में कठिनाई होती है, अंक गणितीय प्रक्रियाएं नहीं कर पाता है, चेक बुक नगद भुगतान से डर लगता है, दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है उसको। उपचार क्या है, कंप्यूटर गेम्स खिलाओ, फ्लैश कार्डों का प्रयोग करो, ठीक। उसके बाद में आता है मौखिक या वाक संचार या फिर वर्बल जो डिसऑर्डर है उसके बारे में देखेंगे। मौखिक अक्षमता या मौखिक विकार, तो इसमें 2 तरह के विकार होते हैं, एक तो एफेजिया होता है, एक होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया या फिर इसको अपन डिस्फेजिया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्फेजिया या डिस्फेजिया। एक होता है एफेजिया, एक होता है डिस्फेजिया। अब एफेजिया को बात करें ना अपन, तो एफेजिया में क्या होता है ना, बालक को मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई होती है। कोई सामने से बोल रहा है ना तो उसको बच्चा ग्रहण नहीं कर पाता है उसी टाइम में, ठीक है। या तो उसको लिख लिख करके बताओगे ना तब वो धीरे धीरे समझेगा चीज़ों को। मतलब जितना आप बोल रहे हो सामने वाला, उन चीज़ों को बच्चे को समझने में समस्याएं आती हैं। तो वो बच्चे जो होते हैं वो एफेजिया से संबंधित विकार से संबंधित होते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिस्फेसिया या डिस्फेजिया, बालक जो होता है ना विचार की अभिव्यक्ति के समय कठिनाई महसूस करता है। जो विचार की अभिव्यक्ति है ना उसके टाइम में कठिनाई को महसूस करता है। इसका क्या कारण है, दिमागी खराबी। कई बार क्या होता है ना, ब्रेन संबंधी जो ब्रेन हेमरेज संबंधी जो समस्याएं हो जाती हैं, तो वो बच्चे डिस्फेजिया से संबंधित होते हैं। विकार में कोई चोट, दिमाग में कोई चोट लग गई मान लीजिए, तो फिर उस टाइम में ये सब चीज़ें हो जाती हैं बच्चे के अंदर। तो बच्चा क्या कहता है ना, विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है सामने वालों के सामने, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें अन्य क्षमताओं की, अन्य जो अक्षमताएं हैं तो अन्य अक्षमताओं के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, अब देखो जो अब अक्षमताएं बता रहा हूँ उनमें डायरेक्ट पूछेगा कि ये क्षमता किससे संबंधित है, बस इतना याद रखना है। तो ADHD
एक अक्षमता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्षमता है, इसको सबसे पहले हमारे को याद करना है। अगर हम बात करें ADHD को हम अवधान भी बोल सकते हैं, अवधान विकास, अवधान विकास बोल सकते हैं इसको अपन, अवधान विकास। ठीक है, तो ध्यान का अभाव जो होता है ना, अति क्रियाशीलता की विकृति जो होती है उसी को बोलते हैं ADHD। मतलब इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब ध्यान का अभाव जो होता है वही आपका क्या हो जाएगा, आपका अवधान विकास कह सकते हैं अपन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। तंत्रिका तंत्र संबंधी जुड़ा हुआ विकार है जो ध्यान को हमारे को प्रभावित करता है। इसमें बेचैनी हो सकती है, ध्यान भटकना जैसे लक्षण हमारे को देखने को मिलते हैं। दोषपूर्ण व्यवहार, कई बार क्या होता है ना, जो बच्चे होते हैं वो अति सक्रियता का व्यवहार भी दिखा देते हैं। एक जगह स्थिर होकर के बैठना, बैठ पाना, इधर उधर घूमना, भागना, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, सड़क पर नियमों का पालन नहीं करना, जिद करना, किसी चीज़ की अपनी गलती ना मानना, जल्दबाजी के अंदर या आवेश में आकर के कोई लड़ाई झगड़ा कर लेना, बातचीत के बीच में बोलना, कोई दो लोग बात कर रहे हैं उनके बीच में टांग अड़ाना, ये कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है। तो वो बच्चे जो होते हैं ADHD से संबंधित होते हैं और ये बहुत सारे बच्चों में ये वाली जो क्षमता वो पाई जाती है। ठीक, समझ गए, दोषपूर्ण व्यवहार हो गया, बेचैनी, ध्यान भटकना, ये चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद में दोस्तों डिमेंशिया होता है। एक क्या होता है, डिमेंशिया। अब डिमेंशिया की अगर मैं बात करूँ आपसे, ये संबंधित होता है आपका चिंतन शक्ति से, स्मृति शक्ति से और निर्णय की शक्ति से। चिंतन शक्ति, स्मृति शक्ति और निर्णय शक्ति जो होती है ना वो कमजोर हो जाती है। तो इससे क्या होता है, डिमेंशिया वाले जो बच्चे होते हैं ना वो इससे प्रभावित होते हैं। एक होता है एपिलेप्सी। क्या होता है दोस्तों, एपिलेप्सी। क्या होता है, एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी में क्या होता है, मिर्गी के जो दौरे हैं ना वो आते हैं, मिर्गी के दौरे। एपिलेप्सी में क्या होता है, मिर्गी के दौरे आते हैं। इसके अलावा मोनीप्लेशिया, मोनीप्लेशिया की अगर हम बात करें तो मोनीप्लेशिया से ग्रसित जो बच्चा होता है वो एक हाथ एक पैर से प्रभावित विकार से संबंधित होता है। मतलब एक हाथ और एक पैर के अंदर विकार होता है, उसके कोई ना कोई समस्या होती है, कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है, उससे ग्रसित होता है वो बच्चा। तो उस बच्चे के लिए क्या शब्द देंगे यूज में अपन, मोनोप्लेशिया। और एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे आने वाले बच्चे के लिए क्या कहेंगे कि इसको एपिलेप्सी की बीमारी है। ठीक है, डिमेंशिया की बीमारी किसे कहेंगे, चिंतन, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति कमजोर होना, ये चीजें जो जिस बच्चे की कमजोर होती है तो वो उसको समझ लेना डिमेंशिया है। एक होता है दोनों हाथ और दोनों ही पैर जो प्रभावित होते हैं, दोनों हाथ और दोनों ही पैर दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, हेमीप्लेशिया वाली बीमारी होती है, हेमीप्लेशिया कहेंगे इसको हम। ठीक, और आगे आता है हाथ और पैर, मतलब चारों प्रभावित होते हैं। सॉरी, यहां पर आपको ध्यान रखना है, हेमीप्लेशिया जो है ना दोस्तों अपना, हेमीप्लेशिया, हेमीप्लेशिया में या तो दोनों हाथ प्रभावित होंगे या दोनों पैर प्रभावित होंगे। ठीक है ना, चारों नहीं होंगे इसके अंदर, चारों इसके अंदर होंगे। क्वाड्रीप्लेशिया के अंदर, क्वाड्रीप्लेशिया के अंदर चारों हाई होंगे, दोनों पैर और दोनों हाथ। तो इस तरह से इनको तीनों चारों को कंबाइंड करके आपको याद करना है, एक साथ याद करना है, इनको अच्छे से याद हो जाएंगे। एक होता है डिसऑर्थोग्राफिया, जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था, वर्तनी संबंधी विकार वाली है ये। और एक होता है ऑडिटरी, ऑडियो है ना, मतलब श्रवण संबंधी विकार, ये अपन ने ऊपर देख लिया। तो ये सारे विकारों को मैंने एक जगह कर दिया है। आगे अपन कुछ विकार और देखेंगे दोस्तों, स्मृति दोष विकार होता है। ये क्या होता है, स्मृति दोष विकार। तो इसमें क्या होता है, डिस्मेमोग्राफिया, डिस्मेमोग्राफिया से पीड़ित जो बच्चा होता है ना वो होता है स्मृति दोष विकार होता है उसमें। मतलब याद रखने संबंधी चीजें जो होती है ना वो कम होती हैं, चीजों को याद कम रख पाता है। एक होता है श्रवण विकार संबंधी जो बाधा होती है, सुनने संबंधी बाधा, वो होती है ऑडिटेरिया, मतलब ऑडियो वाली बात आ रही है तो वहां पर श्रवण का ध्यान रखना आप लोग। एक होता है सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये अपने देख लिया, इंद्रिय समन्वय वाली। एक होता है ऑटिज्म, आत्म मोह कहेंगे ऑटिज्म को, आत्म मोह, खुद के साथ में मोह वाला बच्चा। ठीक है, एक होता है डिस्थीमिया, डिस्थीमिया ये एक भावात्मक विकृति होती है, हालांकि जो गंभीर तनाव की स्थिति पैदा करती है। डिस्थीमिया भावात्मकता से संबंधित जुड़ी हुई कौन सी बीमारी है, ऐसे पूछे तो आप बताना डिस्थीमिया है। उसके बाद में एक होता है एक्यूटेंशन, एक्यूटेंशन मतलब अंग विच्छेदन, किसी अंग के अंदर समस्या। ठीक है, किसी अंग को, कोई अंग है ऐसा शरीर का कोई भी अंग मान लीजिए वो विकृत है तो वहां पर एक्यूटेंशन कहलाता है वो। एक होता है लोकोमोटर, लोकोमोटर होता है गामक बाधा। गामक बाधा का मतलब है दोस्तों मोटर कौशल की कमी है इसके अंदर, मतलब कि मोटर कौशल का मतलब हो गया हाथ, ठीक है, और हाथ के साथ में पैर हो गए हमारे,
और जो आँखें हैं हमारी, इन सब के अंदर समन्वय जो होता है ना वो प्रभावित होता है। जैसे कि पेंसिल पकड़ना या बटन दबाना, तो कुछ बच्चों में गामक कौशल का समन्वय जो होता है ना वो कम पाया जाता है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम इसका मतलब समझें, गामक बाधा का मतलब या गामक विकास का मतलब समझें, तो मतलब बच्चे अपनी मांसपेशियां जो तंत्रिकाएं होती है ना उनके अंदर समन्वय से काम नहीं कर पाते हैं, तो गामक बाधा वाली बात होती है वो। और समन्वय से अगर काम कर पाते हैं तो वो गामक विकास कहलाता है। फिर एक होता है हाइपोटोनिया या फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। हाइपोटोनिया को फ्लोपी बेबी सिंड्रोम भी बोला जाता है, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। और ये मांसपेशियों द्वारा ठीक से अनुकरण नहीं होता, ऐसे बालक निष्क्रिय रूप से बैठे रहते हैं। ठीक है, ऐसे बालक मतलब ऐसे निठल्ले बैठे रहते हैं, कुछ करना तो होता नहीं, इधर उधर देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं इधर उधर। इसके अलावा एक होता है हाइपोमानिया। क्या होता है दोस्तों? हाइपोमानिया। तो बालक में संवेगात्मक उत्सुकता व अधिक क्रियाशीलता पाई जाती है। संवेगात्मक, संवेग जो होते हैं ना उसके थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनमें उत्सुकता पाई जाती है और अधिक क्रियाशीलता पाई जाती है संवेगों में। एक होता है डिस्मोर्फिया। अब संवेग जो देखो ज़्यादा उथल पुथल कर रहे हैं ना तो फिर दिक्कत वाली बात होती है, वो बीमारी है एक तरह की, मान लो। एक होता है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया की अगर मैं बात करता हूँ तो खुद को ज़्यादा सुंदर और ताकतवर बच्चे कई समझते हैं कि मैं ज़्यादा ही सुंदर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं समझूंगा। ऐसे वाले जो बच्चे होते हैं ना वो बीमार होते हैं, किससे? डिस्मोर्फिया वाली बीमारी होती है उन बच्चों के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों अपना ये वाला बिंदु भी खत्म हो गया है। बताओ मज़ा आया ना आपको? इसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आया होगा आपको इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आपको आया होगा। चलिए कोई नहीं, खैर कोई बात नहीं है। आपको 2-3 बार रिपीट करना है चीज़ों को, और जो भी नाम है या तो नोट्स आप मान एजुकेशन ऐप से ले लो, वहाँ पर आपको सारे नाम लिखे हुए मिलेंगे, पूरे नोट्स ऐसे के ऐसे, या फिर आप अगर इन नामों को खुद से लिख लोगे तो भी सही है, उनको पर आपको याद होनी चाहिए किसी भी हालत में ये सब चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।